मजबूरी का अमीर आरव। बिजनेस की दुनिया में हर इंसान का एक ही सपना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। लेकिन आरव मल्होत्रा अलग था, बहुत अलग। उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो अमीर बनना ही नहीं चाहता था। एक नॉर्मल सा लड़का, नॉर्मल सी ज़िंदगी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक ऐसा मौका उसके सामने आया जहां उसने सोचा कि बस थोड़ा सा लॉस होगा और सब खत्म हो जाएगा। पर किस्मत को शायद मजाक पसंद था। जितना आरव पैसा खोना चाहता था, उतना ही पैसा उसके पास वापस आने लगा। लॉस प्रॉफिट बन गया, गलती सक्सेस बन गई, और देखते ही देखते एक ऐसा सफ़र शुरू हुआ जहां मजबूरी में एक आम लड़का करोड़पति बनने वाला था। ये कहानी है आरव मल्होत्रा की, मजबूरी का अमीर आरव। आप सुन रहे हैं फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड। लेटेस्ट एपिसोड्स के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। अध्याय 31। सही समय, सही स्थान और सही लोग। इन डिशेज की दो सर्विंग्स और लगा दो। आरव ने जब और ऑर्डर दिया तो रेस्टोरेंट मैनेजर की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसे लगा कि ऐसा दरियादिल बॉस उसने आज तक नहीं देखा। लॉबस्टर और किंग क्रैब जैसे महंगे आइटम की लाइन लग गई थी। मैनेजर के जाने के बाद आरव ने अक्षरा को पास बुलाया। अक्षरा, पास में कोई है एंड के टीवी देखो और वहाँ की बुकिंग कर लो। जो कर्मचारी खाना खाने के बाद घर नहीं जाना चाहते, वो वहाँ जाकर मजे कर सकते हैं। बजट 15,000 रुपये है, उसी हिसाब से जगह चुनना। आरव ने मन ही मन हिसाब लगाया, 2 कंपनियों के 60 लोग मिलकर भी 1 लाख नहीं उड़ा पाए। अगली बार इससे भी महंगा रेस्टोरेंट चुनना पड़ेगा। सिस्टम फंड में अभी भी 15,000 बचे हैं, उन्हें केटीवी में ख़त्म करना ही होगा। अक्षरा ने मन ही मन ठंडी सांस भरी। आरव सर कितने अच्छे हैं, चुन चुनकर सबसे महंगी डिश मंगवा रहे हैं और अब गाने बजाने के लिए भी सबसे आलीशान जगह भेज रहे हैं। आरव का जबरन प्यार। जैसे ही आरव हॉल में वापस आया, आदित्य जाम छलकाता हुआ पहुंच गया। सर, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। एक टोस्ट तो बनता है। आरव को अपनी पिछली फ्रूट बियर वाली हालत याद आ गई। इससे पहले कि वह मना करता, अक्षरा ढाल बनकर खड़ी हो गई। आदित्य, सर शराब नहीं पेंगे। कोई बात नहीं, कोल्ड ड्रिंक से टोस्ट करेंगे, आदित्य ने कहा। अगले आधे घंटे तक आरव ने इतने गिलास कोल्ड ड्रिंक पी कि उसे डिकारें आने लगीं। जब उसने देखा कि लोग खाना छोड़कर बस उसकी चापलूसी टोस्ट करने आ रहे हैं, तो उसने अपनी चाल बदली। उसने देखा कि आदित्य एक महिला कर्मचारी से गप्पे लड़ा रहा है। आरव सीधा वहां पहुंचा। आदित्य, खाना कैसा है? सर, बहुत स्वादिष्ट है, आदित्य ने चहककर कहा। स्वादिष्ट है तो खाओ, मैंने देखा तुम काफी देर से बस बातें कर रहे हो। ये लो लॉबस्टर खाओ, आरव ने उसके आगे ढेर लगा दिया। ये लो बत्तख की टांग और ये आधा डिब्बा कैवियार भी खत्म करो। पूरा पेट भर जाना चाहिए। सर, मेरा पेट फटने वाला है, आदित्य ने गले तक भरे होने का इशारा किया। अरे, गला सूख रहा होगा, ये लो आधा बोतल जूस या रेड वाइन पियो, खाना नीचे जाएगा तो और खा पाओगे। आरव ने जबरन उसे खिलाना पिलाना जारी रखा। आरव पूरे हॉल में घूम घूम कर उन लोगों को खिलाने लगा जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे थे। खाओ बेटा खाओ, जितना खाओगे उतना पैसा बर्बाद होगा और मेरा सेटलमेंट उतना ही आसान होगा। जब सब खा पीकर निढाल हो गए तो विवेक ने ऐलान किया कि अब सबके टीवी जाएंगे। आरव खुद नहीं गया ताकि कर्मचारी खुलकर मजे कर सकें। सेटलमेंट का दिन। अगली सुबह आरव अपने ऑफिस में बड़े सुकून से बैठा था। अक्षरा द्वारा बनाई कॉफ़ी की चुस्कियां लेते हुए उसने सिस्टम पैनल खोला। होस्ट आरव। सिस्टम फंड 308.40 लाख। निजी संपत्ति 1942। सेटलमेंट काउंटडाउन 2 घंटे 38 मिनट। आरव के चेहरे पर एक विजेता वाली मुस्कान थी। सब कुछ परफेक्ट है। फैक्ट्री में कोई नया ऑर्डर नहीं है, सेल्स डिपार्टमेंट शांत है और गेमिंग कंपनी अभी भी घाटे में है। इस बार तो 40 लाख रुपये पक्के मेरी निजी जेब में आएंगे। उधर अक्षरा उसे देख रही थी। सर, आज इतने खुश क्यों हैं? क्या कोई बड़ी डील होने वाली है? तूफान से पहले की शांति। गेमिंग कंपनी स्नोवी स्काई में विवेक थकाहारा पहुंचा। कल रात पार्टी देर तक चली थी। उसने देखा कि आकाश ने नाश्ता नहीं किया है। आकाश भाई, आज नाश्ता नहीं किया। आकाश ने अपना पेट सहलाया। अरे भाई, कल रात आरव ने मुझे बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल एक महंगी डिश का इतना बड़ा कटोरा खिलाया कि मुझे लग रहा है मैं अगले 2 दिन तक कुछ नहीं खा पाऊंगा। तभी राजेश पागलों की तरह दौड़ता हुआ केबिन में आया। मैनेजर साहब, गजब हो गया। टियान लॉन्ग गेम की कमाई अचानक आसमान छूने लगी है। आरव की कॉफ़ी का घूंट उसके गले में अटकने ही वाला था। विवेक भाई, आप भी यहीं हैं? राजेश ने केबिन में घुसते ही विवेक को भी वहां देखा और शालीनता से नमस्ते किया। विवेक ने सिर हिलाया, पर वह राजेश के चेहरे पर फैली उत्तेजना को देखकर थोड़ा उलझन में था। जहां तक मुझे याद है, टियान लॉन्ग गेम तो हमेशा से घाटे में रहा है ना? विवेक ने पूछा। हालांकि वह अभी गेमिंग इंडस्ट्री को समझ ही रहा था, पर इतना तो उसे पता था।
घाटे का सबसे बड़ा कारण ये था कि पुराने खिलाड़ी गेम छोड़ रहे थे और कोई भी पैसा खर्च नहीं करना चाहता था, राजेश ने समझाते हुए कहा। लेकिन इस बार किसी ने गेम में एक बहुत बड़ी रकम जमा की है। आकाश ने उत्सुकता से पूछा, कितने पैसे आए हैं? टियान लॉन्ग एक समय बहुत मशहूर था और कभी कभी पुराने अमीर खिलाड़ी यादों के मारे कुछ हजार डाल देते थे, पर राजेश इतना खुश कभी नहीं दिखा। 3 लाख, पूरे 3 लाख रुपये। राजेश ने अपनी 3 उंगलियां उठाईं और आरव के लिए अपनी आंखों में सम्मान भर लिया। अब मुझे समझ आया कि आरव सर ने उस हथियार के सेट की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों रखी थी। वह कीमत आम लोगों के लिए थी ही नहीं, वह उन रईसजादों के लिए थी जिनके लिए 10-20 हज़ार और 1 लाख में कोई फर्क नहीं होता। आरव सर जानते थे कि खिलाड़ी कम हैं, तो अगर वो पुरानी कीमतों पर हथियार बेचते तो कोई खास फायदा नहीं होता। पर उन्होंने दाम इतना बढ़ा दिया कि अगर 1-2 रईस भी उसे खरीद लें तो सीधा लाखों का मुनाफा आ जाए। अगर कोई न भी खरीदता तो भी घाटा तो पहले से हो ही रहा था। आरव सर की ये चाल वाकई जीनियस है। आकाश और विवेक एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें भी यह विश्लेषण सही लगा। आरव ने इतना आगे का सोचा था, इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। आकाश ने एक ठंडी सांस भरी। वाकई आरव सर की बराबरी कोई नहीं कर सकता। राजेश, ये 3 लाख तुरंत कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर दो ताकि सर को भी यह खुशखबरी सुनकर खुशी हो। अनाथालय की यादें और नई कैंटीन। उधर गारमेंट फैक्ट्री में अक्षरा ने आरव को खबर दी, सर, अंकल का फ़ोन आया था। कैंटीन का काम पूरा हो गया है। वो चाहते हैं कि शुभ शुरुआत के लिए आप रसोई की पहली आग जलाएं। आरव की आंखें चमक उठीं। सेटलमेंट में अभी भी 2 घंटे बाकी थे, तो नई कैंटीन देखना एक अच्छा टाइम पास था। चलो देखते हैं। अक्षरा मुस्कुराए, आज आप बहुत अच्छे मूड में लग रहे हैं। क्या वाकई? आरव ने उसे देखा। क्या उसकी खुशी इतनी जाहिर हो रही थी? होनी भी चाहिए, आखिर आज मैं करोड़पति जो बनने वाला हूँ। कैंटीन के बाहर रेड कार्पेट बिछा था, फूलों के गुलदस्ते और गुब्बारे लगे थे। ये किसी नई दुकान के उद्घाटन जैसा लग रहा था। आरव ने किचन में जाकर पहली आग जलाई। उसके लिए यह आग आज के सफल सेटलमेंट का प्रतीक थी। एक कड़वी याद। ऊपर दूसरी मंजिल पर आरव ने देखा कि मनोरंजन के लिए बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और मसाज चेयर जैसी सारी सुख सुविधाएं मौजूद थीं। उसने और अक्षरा ने थोड़ी देर टेबल टेनिस खेला और फिर नीचे खाना चखने आए। रसोइया अंकल ने कुछ ही देर में 6 बेहतरीन डिश तैयार कर दी थीं। स्वाद किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। बहुत लाजवाब स्वाद है अंकल, आप भी बैठिए और खाए, आरव ने प्यार से कहा। पर जैसे ही अंकल ने खाने का न्योता सुना, उनका शरीर कांपने लगा। नहीं नहीं सर, मैं नहीं खाऊंगा। उन्हें कल रात की पार्टी याद आ गई जब आरव ने उन्हें जबरन एक पूरा रोस्टेड सुअर खिला दिया था और कहा था कि इसे 3 ही बाइट में खत्म करना है। उस सुअर का ख्याल आते ही उनका पेट फिर से भारी होने लगा। सेटलमेंट की घड़ी। कैंटीन का काम निपटाकर आरव अपने केबिन में आया। घड़ी में 12 बजने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। इसका मतलब था कि सेटलमेंट शुरू होने वाला है। आरव ने अपनी कुर्सी पर आराम से टेक लगाए और अपनी आंखों के सामने तैरते सिस्टम पैनल को एक विजयी मुस्कान के साथ देखा। उसे नहीं पता था कि 3 लाख रुपये का एक ईमेल उसके इनबॉक्स की तरफ बढ़ रहा है। अध्याय 32। आरव सर, ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। आरव सन रह गया। उसने अपनी आंखें मली और फिर से स्क्रीन को देखा। होस्ट आरव। सिस्टम फंड 3,03,08 40 लाख। निजी संपत्ति 1942। सेटलमेंट काउंटडाउन 4 मिनट 38 सेकंड। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। जब ये पक्का हो गया कि उसने कोई सपना नहीं देखा है, तो उसे अपनी किस्मत पर रोना आ गया। धत्तेरे की। सिस्टम फंड में ये अचानक 3 लाख रुपये कहाँ से टपक पड़े? सुबह तो सिर्फ 308 रुपये थे। 2 घंटे में किसी दुश्मन ने 3 लाख का दान कर दिया। आरव को एहसास हुआ कि इस बार भी 40 लाख रुपये उसकी आंखों के सामने से फिसल गए। 40 लाख, पूरे 40 लाख रुपये। उसने अपनी दोनों जिंदगियों में इतने पैसे नहीं देखे थे। सिस्टम का न्याय और इनाम। सिस्टम सेटलमेंट जारी है। कन्वर्जन पूरा हुआ। फंड रिप्लेनिशमेंट शुरू। बधाई हो होस्ट, आपने दूसरी कंपनी गेमिंग कंपनी का साइड मिशन पूरा किया। इनाम जारी किया जा रहा है। आरव ने दुखी मन से नया पैनल देखा। सिस्टम फंड 80 लाख 80 लाख। निजी संपत्ति 5,641। सेटलमेंट साइकिल 2 महीने 60 दिन। चलो, एक ही तसल्ली थी कि इस बार फंड 80 लाख हो गया था। अगर अगली बार वह इसे शून्य कर पाया तो सीधे 80 लाख का मालिक बन जाएगा। और उसकी निजी पॉकेट में भी अब 5,000 से ज़्यादा रुपये थे, तो अब उसे कंगाली में दिन नहीं काटने पड़ेंगे। तभी उसे याद आया कि सिस्टम ने कुछ इनाम दिया है। उसने इनाम खोला। समांतर दुनिया के 10 कालजयी क्लासिक गाने आपके इनबॉक्स में भेजे गए हैं। आरव ने गाने देखे। नन्ही सी जान, अनविजिबल विंग्स, अकेला योद्धा, द लोनली ब्रेव, गमों की विदाई। ये मेरे किस काम के?
मैं इन्हें बेचकर पैसा तो नहीं कमाना चाहता, पहले ही खर्चा नहीं हो रहा है, और पैसे आ गए तो आफत हो जाएगी। आरव ने चिकर हेडफोन लगाए, पर जैसे ही गाना बजा उसके होश उड़ गए। ये आवाज़ तो बिल्कुल मेरी जैसी है। होस्ट, हैरान न हो, इस दुनिया में इन गानों का कोई अस्तित्व नहीं था, इसलिए सिस्टम ने ऑटो करेक्शन कर दिया है। अब आप ही इन गानों के ओरिजिनल सिंगर हैं। आरव ने एक लाइन गुनगुनाई और दंग रह गया। वह सुर और ताल में एकदम माहिर हो गया था, पर उसने तुरंत इस विचार को त्याग दिया। सिंगर कौन बनेगा? दिन भर शोज के लिए भागना पड़ेगा। मेरा असली मिशन तो 80 लाख बर्बाद करना है। गद्दार कौन? आरव ने अक्षरा को आवाज़ दी। अक्षरा, चेक करो कि अकाउंट में अचानक 3 लाख कहाँ से आए। अक्षरा ने तुरंत जांच की। सर, ये पैसे स्नोवी स्काई गेम्स से आए हैं। आरव का माथा ठनका। उसने तुरंत विवेक को फ़ोन लगाया। विवेक, ये 3 लाख का क्या चक्कर है? विवेक की आवाज़ उत्साह से लबालब थी। सर, ये सब आपकी दूरदर्शिता का नतीजा है। आपने जो दिव्य हथियार बनवाए थे और उनकी इतनी ऊंची कीमत रखी थी, मुझे लगा था कोई नहीं खरीदेगा, पर एक रईस खिलाड़ी ने कल ही 3 लाख रुपए खर्च करके 3 सेट खरीद लिए। विवेक उसे महान बताने में लगा था, पर आरव का मन कर रहा था कि वह खुद को 2 थप्पड़ मारे। मैंने ही वो हथियार बनवाए, मैंने ही कीमत रखी और मैं ही गेम खेलने बैठ गया। मेरी एक गलती से 40 लाख चले गए। जख्मों पर नमक। आरव ने गेम ओपन किया ये देखने के लिए कि वो मूर्ख कौन है। उसने लीडरबोर्ड देखा। आईडी, मैं हूँ रईस। ये वही बंदा था जिसे आरव ने कल एक वार में मार गिराया था। बदला लेने के लिए उसने 3 लाख फूंक दिए। आरव अपना मूड ठीक करने के लिए गेम के जंगल में गया। अभी उसने 2-4 राक्षसों को मारा ही था कि अचानक मैं हूँ रईस अपने 2 साथियों के साथ वहां आ धमका। तीनों ने वही 1-1 लाख वाले हथियार पहन रखे थे। बिना एक शब्द बोले तीनों आरव पर टूट पड़े। कुछ ही सेकंड में आरव का कैरेक्टर जमीन पर ढेर हो गया और स्क्रीन ग्रे हो गई। चैट रूम में मैं हूँ रईस लिख रहा था। क्या हुआ स्नोफॉल, अब कहाँ गई तेरी अकल? पैसे के दम पर उछल रहा था ना, अब देख असली पैसा क्या होता है। आरव सन रह गया। मेरे ही बनाए हथियारों से मुझे ही मारा जा रहा है, और वो भी मेरे ही कंपनी के पैसों से। ये दुनिया कितनी जालिम है। आरव ने महसूस किया कि इस बार वह माया मिली ना राम वाली स्थिति में फंस गया है। असलियत में सेटलमेंट फेल हो गया और गेम में उसकी इज्जत का कबाड़ा हो गया। उसने अपनी आईडी स्नोफॉल को मरते देखा और मैं हूँ रईस की आईडी को घृणा से घूरा। बेटा, तूने मुझे गेम में मारा और वो भी मेरे ही पैसों से। अब देख मैं क्या करता हूँ। आरव ने सोचा कि अपनी गरिमा वापस पाने के लिए उसे नया हथियार सेट बनाना होगा। पर अगर उसने फिर से 1 लाख या 10 लाख की कीमत रखी और उस रईस पागल ने उसे फिर से खरीद लिया, तो आरव को फिर से मुनाफा हो जाएगा। उसे कोई ऐसा रास्ता चाहिए था जिससे वह खुद तो ताकतवर बन जाए, पर वो रईस उसे खरीद न सके। तभी आरव के दिमाग की बत्ती जली। अगर मैं इसे बेचूं ही नहीं तो? अगर ये हथियार केवल राक्षसों को मारने पर ड्रॉप के रूप में मिले तो? उसने प्लान बनाया। गेमिंग कंपनी को बोलकर ड्रॉप रेट मिलने की संभावना को दुनिया में सबसे कम करवा देगा। इतनी कम कि अगर कोई महीना भर भी गेम खेले तो भी उसे एक टुका न मिले। और आरव, वह तो बॉस है, वह अपने अकाउंट में चुपके से पूरा सेट फ्री में डाल लेगा। नया मिशन, नामुमकिन हथियार। आरव ने तुरंत आकाश को फ़ोन मिलाया। नमस्ते आरव सर, क्या आदेश है? आकाश ने सम्मान से पूछा। आकाश, टियानलॉन्ग के लिए एक नया हथियार सेट तैयार करो। आंकड़े स्टैट्स पिछले वाले से भी ऊंचे होने चाहिए, पर इस बार इसे स्टोर में मत बेचना। इसे केवल जंगल में राक्षसों को मारकर पाया जा सके ऐसा सिस्टम बनाओ। और सुनो, इसका ड्रॉप रेट इतना कम रखना कि 1 महीने तक पीसने के बाद भी कुछ न मिले। समझ गए? आकाश हैरान था। उसे लगा था कि सुबह के 3 लाख देखकर आरव सर फिर से कुछ बड़ा बेचने वाले हैं, पर यहाँ तो वो सब कुछ फ्री और नामुमकिन कर रहे थे। खैर, बॉस का आदेश था तो पालन तो करना ही था। 80 लाख खर्च करने का मास्टर प्लान। दोपहर को आरव अपनी कुर्सी पर बैठकर नए आए 80 लाख रुपये उड़ाने का हिसाब लगाने लगा। चैरिटी दान नियम के अनुसार 10% यानी 8 लाख रुपये सीधे दान में जाएंगे। अक्षरा का अनाथालय पहला हकदार है। गेमिंग कंपनी का कायाकल्प, वहां के 30 पुराने कंप्यूटर बदलवाकर 40,000 वाले नए सिस्टम लगवाऊंगा 12 लाख। बड़ी स्नैक्स काउंटर और महंगे पौधे 4 लाख। कुल 16 लाख। सैलरी रिजर्व, अगले महीने की सैलरी के लिए 6 लाख अलग। ऑफिस बस, शहर से दूर ऑफिस होने के कारण 15-20 लाख की एक शानदार बस और ड्राइवर। कर्मचारी खेल दिवस, स्पोर्ट्स डे, स्टेडियम का किराया और महंगे इनाम, फ़ोन, लैपटॉप, फ्रिज, कम से कम 10-15 लाख। हिसाब लगाकर आरव ने अंगड़ाई ली। चलो, 80 लाख में से काफ़ी तो ठिकाने लग जाएंगे, बाकी बचे पैसे कहीं ना कहीं बर्बाद कर ही दूंगा। अनाथालय के लिए शॉपिंग। आरव ने समय देखा, दोपहर का 1 बज रहा था। उसने अक्षरा को आवाज़ दी।
अक्षरा, चलो बाहर चलना है। वे कंपनी की गाड़ी में बैठे जहां सागर ड्राइवर की सीट पर इंतजार कर रहा था। सर, कहाँ जाना है? सागर ने पूछा। टैगलोंग फर्नीचर सिटी, आरव ने आदेश दिया। ये शहर का सबसे बड़ा और महंगा फर्नीचर शोरूम था। अनाथालय के वो पुराने बिस्तर और टूटी मेजें आरव की आंखों में खटक रही थीं। वह उन बच्चों के लिए शहर के सबसे बेहतरीन बेड और स्टडी टेबल ऑर्डर करना चाहता था। अक्षरा ने हैरानी से पूछा, सर, हम फर्नीचर सिटी क्यों जा रहे हैं? क्या ऑफिस के लिए कुछ लेना है? आरव ने खिड़की के बाहर देखते हुए रहस्यमयी मुस्कान दी। नहीं, ऑफिस के लिए नहीं, बस देखते जाओ। क्या आरव अनाथालय को एक आलीशान महल जैसा बना पाएगा? और क्या उसकी बहन आन्या भी इस नए बदलाव का हिस्सा बनेगी? अध्याय 33। ये कंपनी का चैरिटी फंड है। सर, ये बेड पूरी तरह असली लकड़ी सॉलिड वुड से बना है। बाकी मटेरियल भी इको फ्रेंडली है, तो बच्चों के इस्तेमाल के लिए यह पूरी तरह सुरक्षित है। टैगलोंग फर्नीचर सिटी में आरव बच्चों के एक बंद बेड के पास झुककर उसे ध्यान से देख रहा था। सल्स वाली लड़की सही कह रही थी, मटेरियल वाकई प्रीमियम था। अक्षरा चुपचाप एक तरफ खड़ी यह सब देख रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि आरव स्वखुद चलकर अनाथालय के बच्चों के लिए बेड चुनने आएंगे। उनकी गंभीरता देखकर अक्षरा का दिल भर आया। इस बंद बेड की कीमत क्या है? आरव ने पूछा। सर, एक यूनिट की कीमत 9,998 रुपये है। अभी स्टॉक में कितने हैं? आरव ने अगला सवाल किया। उसे जल्दी थी ताकि बच्चे जल्द से जल्द नए बिस्तरों पर सो सकें। अभी 7 बेड स्टॉक में हैं। सर, अगर आप 5 से ज़्यादा लेते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट भी मिलेगा। सल्स गर्ल की आंखें चमक रही थीं। डिस्काउंट शब्द सुनकर आरव का माथा ठनका, पर फिर वह खुद ही अपनी बेचारगी पर मुस्कुरा दिया। मैं भी पागल हूँ, डिस्काउंट से चिढ़ रहा हूँ। यहाँ तो ये चैरिटी के 8 लाख रुपये हैं, इन्हें तो खर्च करना ही है। अगर बेड में थोड़े पैसे बचेंगे तो अनाथालय के लिए कुछ और ले लूँगा। ठीक है, 7 बेड पैक कर दो और एक एक्स्ट्रा ऑर्डर कर लो, उसे जितनी जल्दी हो सके बनवा देना। आरव ने तुरंत फैसला लिया। अनाथालय में 15 बच्चे हैं, 8 बंद बेड में 16 बच्चे आराम से सो पाएंगे। अक्षरा की चिंता और आरव का जवाब। अक्षरा घबरा गई। आरव सर, ये बहुत महंगे हैं। छोटे बच्चों के लिए इतने आलीशान बेड, इसकी क्या ज़रूरत है? कुछ हजार वाले बेड भी तो अच्छे थे। आरव ने उसे प्यार से समझाया। अक्षरा, वो सस्ते बेड कंपोजिट बोर्ड से बनते हैं जिनमें फॉर्मल्डिहाइड जैसे जहरीले केमिकल होते हैं। बच्चों की सेहत के लिए यह बहुत खतरनाक है। ये सॉलिड वुड बेड पूरी तरह सुरक्षित हैं। अक्षरा अवाक रह गई। उसने इस पहलू के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। आरव सर, आपका शुक्रिया। इन बेड के पैसे आप मेरी सैलरी से काट लेना, मैं धीरे धीरे चुका दूंगी। आरव ने उसे गंभीरता से देखा। अक्षरा, ये बेड मैं तुम्हारे लिए नहीं, उन बच्चों के लिए ले रहा हूँ। और यह मेरा निजी पैसा नहीं, बल्कि कंपनी का चैरिटी फंड है। ये गारमेंट फैक्ट्री और गेमिंग कंपनी के हर कर्मचारी का योगदान है। अगर तुम वाकई कुछ करना चाहती हो तो अपना काम ईमानदारी से करो। अक्षरा ने शर्म से सिर झुका लिया। वह सिर्फ अपने छोटे से अनाथालय के बारे में सोच रही थी, जबकि आरव सर की सोच बहुत बड़ी थी। अनाथालय तो बस एक शुरुआत थी। सर, मैं समझ गई। मैं इतनी मेहनत करूंगी कि कंपनी खूब मुनाफा कमाए और हम और भी लोगों की मदद कर सकें। अक्षरा के जोश को देखकर आरव मन ही मन बुदबुदाया। अरे नहीं, मुनाफा नहीं चाहिए। बस तुम काम करो, मुनाफा तो मैं खुद रोक लूंगा। दिन भर की शॉपिंग। आरव ने बिल का भुगतान किया और वार्डरोब, स्टडी टेबल और कुर्सियों का भी बड़ा ऑर्डर दे दिया। इसके बाद वे एक स्पोर्ट्स कंपनी गए जहां अनाथालय के आंगन के लिए रबर फ्लोरिंग और बच्चों के खेलने के कुछ झूलों प्ले इक्विपमेंट का सौदा किया। इस एक ट्रिप में आरव ने लगभग 2 लाख रुपये ठिकाने लगा दिए। चैरिटी फंड में अब भी 5 लाख से ज़्यादा बचे थे, जिससे अनाथालय का कायाकल्प होना तय था। शाम के 4:30 बज चुके थे। आरव ने ड्राइवर सागर से कहा, सागर भाई, अब ऑफिस वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा घर चलो। ठीक है सर, सागर ने जवाब दिया। रास्ते में अक्षरा ने मेट्रो स्टेशन के पास गाड़ी रुकवाई। सर, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। जैसे ही वह उतरने वाली थी, आरव ने उसे आवाज़ दी। आरव सर, क्या कुछ और भी काम है? अक्षरा गाड़ी से उतरते उतरते रुकी और आरव की ओर देखा। कल सुबह तुम्हें ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। अनाथालय में बच्चों के बेड कल सुबह पहुंच जाएंगे, तो तुम वहां रहकर सब देख लेना। साथ ही अनाथालय की मदद के लिए मैंने तुम्हारे अकाउंट में कुछ चैरिटी फंड भेजा है, वह कल दादी को दे देना। आरव ने आगे कहा, अनाथालय का काम निपटाने के बाद पैसेंजर व्हीकल मार्केट गाड़ियों के बाजार जाना। वहां बसों के मॉडल और कीमतों की जानकारी जुटाकर मुझे बताना। मुझे फैक्ट्री के कर्मचारियों के लिए बसें देखनी हैं। जी सर, समझ गई। अक्षरा खुशी से चहक उठी। इस बार उसकी खुशी सिर्फ अनाथालय के लिए नहीं थी, बल्कि इसलिए भी थी क्योंकि आरव सर ने उसे पहली बार एक असिस्टेंट वाला जिम्मेदार काम सौंपा था।
सागर भाई का दोस्त और आरव की सैलरी दुविधा। सागर भाई, आप तो पहले ट्रक चलाते थे ना, क्या आप किसी ऐसे ड्राइवर को जानते हैं जो बड़ी बस चला सके? मुझे कंपनी के लिए एक अनुभवी ड्राइवर की ज़रूरत है, आरव ने पूछा। सागर भाई का चेहरा चमक उठा। सर, मेरा एक दोस्त है, उसने 10 साल तक लंबी दूरी की बसें चलाई हैं। पिछले साल एक बस कंपनी ने उसे गलत तरीके से निकाल दिया था ताकि वे कम सैलरी वाले नए लड़के को रख सकें। वह बहुत ईमानदार आदमी है। आरव ने पूछा, वो अभी क्या कर रहा है? सर, फिलहाल तो वह कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। अगर आप कहें तो मैं आज रात ही उससे बात करूं। जरूर, बात कर लीजिए। आरव ने मन ही मन हिसाब लगाया। सागर भाई की सैलरी अभी 8,000 रुपये है। अगर नए ड्राइवर को भी 8,000 दूंगा तो सागर भाई को बुरा लग सकता है क्योंकि वो पुराने कर्मचारी हैं। क्यों न सागर भाई की सैलरी बढ़ाकर 10,000 कर दूं और नए ड्राइवर को 8,000। सागर भाई, मैं नए ड्राइवर को 8,000 रुपये महीना दूंगा। 8,000? सर, वो तो खुशी खुशी दौड़ता हुआ आएगा। सागर भाई गदगद हो गए। और हाँ सागर भाई, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, इसलिए अगले महीने से आपकी सैलरी 10,000 रुपये होगी। सागर भाई घबरा गए। नहीं नहीं सर, मैं 8,000 में बहुत खुश हूँ। इतना काम भी नहीं है कि आप मुझे 10,000 दें। आरव ने थके हुए अंदाज में अपना सिर पका। मेरे कर्मचारियों को क्या हो गया है? कोई सैलरी नहीं बढ़वाना चाहता, कोई बिना कहे ओवरटाइम कर रहा है, कोई मना करने पर भी सल्ज ला रहा है। मैं खुशकिस्मत हूँ या बदकिस्मत? अक्षरा की उलझन, अब किसके लिए जीऊँ? उसी शाम यूनिवर्सिटी हॉस्टल में अक्षरा अपने फ़ोन की स्क्रीन को फटी आंखों से देख रही थी। जब उसने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड खोला तो उसके होश उड़ गए। पूरे 5 लाख रुपये। आरव सर ने अनाथालय के लिए 5 लाख रुपये कैश भेजे थे। अगर फर्नीचर, झूले और रबर फ्लोरिंग का खर्च भी जोड़ लिया जाए तो सर ने एक ही दिन में करीब 8 लाख रुपये दान कर दिए थे। अक्षरा शांत बैठ गई। पिछले कई सालों से उसका एकमात्र लक्ष्य अनाथालय को बचाना था। आज वह लक्ष्य पलक झपकते ही पूरा हो गया। उसे खुशी थी, पर अंदर से खालीपन भी महसूस हो रहा था। उसकी रूममेट सीमा ने पूछा, क्या हुआ अक्षरा, इतनी परेशान क्यों है? सीमा, अगर अनाथालय की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं और उन्हें अब मेरी आर्थिक मदद की जरूरत न रहे तो मैं क्या करूंगी? सीमा मुस्कुराई और उसके कंधे पर हाथ रखा। पगली, ये तो अच्छी बात है। अब तुझे दिन रात पार्ट टाइम काम नहीं करना पड़ेगा। तू अपनी 10,000 की सैलरी से अपने लिए अच्छे कपड़े और खाना खरीद सकती है। तूने सालों दूसरों के लिए जिया है, अब थोड़ा खुद के लिए जी। सीमा ने ठंडी सांस भरी। पर ऐसी बातें करने का क्या फ़ायदा? हम कितनी कंपनियों के पास गए पर कोई मदद नहीं करता। जो करते हैं वो भी वीडियो बनाकर दिखावा करते हैं। इस जमाने में आरव सर जैसा निस्वार्थ इंसान कहाँ मिलता है? अक्षरा ने खिड़की के बाहर चमकते शहर को देखा और धीरे से कहा, मुझे मिल गया है। क्या अक्षरा अब आरव के प्रति अपनी निष्ठा और बढ़ा देगी? और क्या नया बस ड्राइवर आरव के पैसे बर्बाद करने के मिशन में मदद करेगा? अध्याय 34, स्नोवी स्काई गेम्स सुधार योजना। क्या कोई अनाथालय को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो गया? वो बॉस तो बड़े दयालु हैं। अंजलि ने जब अक्षरा की बात सुनी तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो आरव सर हैं, पूरी बात क्या है? जल्दी बता। अंजलि की आंखों में गपशप की चिंगारी भड़क उठी। अक्षरा ने पिछले रविवार अनाथालय जाने से लेकर आरव सर द्वारा की गई मदद तक की पूरी कहानी सुना दी। ओह, तो आरव सर वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। अंजलि तुरंत अक्षरा के फ़ोन की ओर झुकी। मुझे देखने दे, उन्होंने अनाथालय को कितना फंड दिया है? अक्षरा के फ़ोन पर रकम देखकर दोनों दंग रह गईं। 5,41,680 रुपये। ये संख्या इतनी अजीब क्यों है? अंजलि ने पूछा। क्या इसका कोई खास मतलब है? अक्षरा ने सिर हिलाया। उसे भी नहीं पता था कि आरव ने बिल्कुल इतनी ही रकम क्यों भेजी। असल में आरव ने सिस्टम फंड के बचे हुए अजीब आंकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए ऐसा किया था। अंजलि मुस्कुराई। जो भी हो, अब तू आज़ाद है। कल ही उस पार्ट टाइम नौकरी से इस्तीफा दे दे। अक्षरा सोच में पड़ गई। अचानक अनाथालय की चिंता खत्म हो गई। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए। अंजलि ने चुटकी ली। लक्ष्य नहीं है तो फिर तू आजकल देर रात तक असिस्टेंट बनने की पढ़ाई क्यों कर रही है? क्या तू वो टीवी ड्रामा वाला सीन दोहराना चाहती है कि रईस साहब के एहसानों का बदला ये गरीब लड़की सिर्फ शादी करके ही चुका सकती है? तू तो गई। अक्षरा शर्मा गई और दोनों बिस्तर पर ही कुश्ती करने लगीं। स्नोवी स्काई गेम्स में सुनामी। अगले दिन आरव अपनी गेमिंग कंपनी स्नोवी स्काई पहुंचा। आकाश ने उसे उसके केबिन में बिठाया जो हमेशा खाली ही रहता था। विवेक कहाँ है? आरव ने पूछा। डायरेक्टर विवेक वर्कशॉप में हैं, कर्मचारियों से गेम की बारीकियां सीख रहे हैं। आरव वर्कशॉप पहुंचा तो देखा कि विवेक एक कर्मचारी के पास बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन की ओर इशारा कर रहा था। आरव मन ही मन मुस्कुराया। वाह, विवेक को कुछ पता नहीं है फिर भी दखल दे रहा है। यही तो मैं चाहता हूँ। जितना ये दखल देगा गेम उतना ही फ्लॉप होगा।
आरव ने विवेक के कंधे पर थपकी दी, अच्छा काम कर रहे हो, लगे रहो। विवेक गदगद हो गया, उसे लगा आरव उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे हैं। नया नियम, ओवरटाइम का खात्मा। आकाश ने तालियां बजाकर सबका ध्यान खींचा। आरव बीच में खड़ा हुआ और बोला, आज मैं यहाँ कुछ बदलाव करने आया हूँ। जब से मैंने ये कंपनी ली है, मैंने यहाँ के फ़ायदों बेनिफिट्स पर ध्यान नहीं दिया। अब से यहाँ का सिस्टम भी मेरी गारमेंट फैक्ट्री जैसा ही होगा। कर्मचारी आपस में फुसफुसाने लगे। उन्हें फैक्ट्री की सुविधाओं के बारे में पता था और वे लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। आरव ने घोषणा की, छुट्टियां, अब से हफ्ते में एक नहीं बल्कि 2 दिन की छुट्टी 2 डे ऑफ होगी। ओवरटाइम, मैं ओवरटाइम के सख्त खिलाफ हूँ। यह आपकी ऊर्जा सोख लेता है। आज से ओवरटाइम सिस्टम खत्म। और हाँ, जब से मैंने कंपनी ली है तब से आपने जितना भी एक्स्ट्रा काम किया है उसका डबल पैसा आपको अगले हफ्ते मिल जाएगा। हॉल तालियों से गूंज उठा। बॉस जिंदाबाद के नारे लगने लगे। सुविधाएं, अब आप सबको 5 इंश्योरेंस और 1 फंड प्रोविडेंट फंड की पूरी सुविधा मिलेगी। यहाँ कैंटीन नहीं है, इसलिए सबको रोजाना का भोजन भत्ता मील सब्सिडी मिलेगा। शॉपिंग कार्ड, हर महीने हर कर्मचारी को 500 रुपये का शॉपिंग कार्ड मिलेगा और अच्छा काम करने वालों की सैलरी हर महीने बढ़ाई जा सकती है। आरव ने मन ही मन हिसाब लगाया, ओवरटाइम का पिछला बकाया देना और ये नए भत्ते, कम से कम 10-12 लाख तो यहीं बर्बाद हो जाएंगे। आरव जब बोल रहे थे तो स्नोवी स्काई का हर कर्मचारी जैसे किसी सपने में था। पिछली टीम बिल्डिंग में उन्हें पता चला था कि गारमेंट फैक्ट्री की सुख सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन इतनी अच्छी होंगी इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अगर काम के घंटों में बदलाव ने उन्हें शारीरिक और मानसिक आज़ादी दी थी, तो अब नई घोषणाओं ने उनकी रोटी कपड़ा और मकान की बुनियादी चिंताओं को ही खत्म कर दिया था। महीने का 500 रुपये का शॉपिंग कार्ड ही उनके घर के राशन और जरूरी सामान के लिए काफ़ी था। ये किसी सैलरी हाइक से कम नहीं था। आकाश भी दंग था। उसे अंदाजा नहीं था कि आरव सर अपने कर्मचारियों पर इतना पैसा लुटाते हैं। अगर ये सब लागू हुआ तो स्व को भारी नुकसान होगा, उसने सोचा। वहीं विवेक शांति से खड़ा था। वह आरव की कार्यशैली का आदी हो चुका था। उसने मन ही मन हिसाब लगाया था कि आरव का खर्च उनकी कमाई से कहीं ज़्यादा है। उसे लगा कि आरव स्व कोई बहुत बड़ा खेल, बिग गेम खेल रहे हैं और ये सब बस उसकी तैयारी है। सर जैसा दूरदर्शी इंसान बिना मतलब के कुछ नहीं करता, विवेक ने खुद को समझाया। खेल प्रतियोगिता और ऑफिस का मेकओवर। आरव ने कर्मचारियों की भीड़ की ओर देखते हुए कहा, अभी के लिए ये फायदे हैं, भविष्य में इन्हें और बढ़ाया जाएगा। साथ ही अब से टीम बिल्डिंग समय समय पर होती रहेगी। और हाँ, 1 महीने बाद हम एक स्पोर्ट्स मीट खेल प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। इसमें दौड़, लंबी कूद, रस्साकशी, टेबल टेनिस जैसे कई खेल होंगे। जीतने वालों को मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टैबलेट, फ्रीज और एस बड़ी ई जैसे इनाम दिए जाएंगे। कर्मचारियों की फटी आंखों को पीछे छोड़ आरव केबिन में वापस आ गया। आकाश उसके लिए पानी लेकर आया। आरव ने एक घूंट पिया और मुद्दे पर आया। अब बात करते हैं ऑफिस की सुविधाओं की। पहली बात, कंप्यूटर। एक गेमिंग कंपनी के पास सबसे पावरफुल सिस्टम होने चाहिए। पुराने सारे कंप्यूटर बदलकर लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन वाले लगवाओ। विवेक, तुम इसमें माहिर हो तो इसे तुम देख लेना। आरव ने चारों तरफ देखते हुए कहा, यहाँ का एस बड़ी ई भी ठीक से कूलिंग नहीं कर रहा। वर्कशॉप में उमस रहती है तो वहाँ अलग से स्वतंत्र एस बड़ी ई लगवाओ। पैंट्री की हार्ड कुर्सियाँ हटाओ, वहाँ आरामदायक सोफे डालो। एक कॉफ़ी मशीन, स्नैक कैबिनेट और कोल्ड ड्रिंक का फ्रीज भी होना चाहिए ताकि काम के बीच किसी को बाहर ना भागना पड़े। और हाँ, ऑफिस में ढेर सारे महंगे पौधे लगवाओ ताकि हवा शुद्ध रहे। ओवरटाइम का महंगा समाधान। आकाश थोड़ा हिचकिचाते हुए खड़ा हुआ। आरव सर, एक बड़ी समस्या है। हमारा नया गेमिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर हम बिल्कुल भी ओवरटाइम नहीं करेंगे तो इसे पूरा करने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। क्या हम थोड़ा सा ज़रूरत के हिसाब से ओवरटाइम कर सकते हैं? आरव ने अपना सिर पका। ये लोग फिर से मेहनत करने पर तुले हैं। उसने आकाश को अर्थपूर्ण नज़रों से देखा और बोला, मैं प्रोजेक्ट जल्दी पूरा करने की तुम्हारी इच्छा समझता हूँ, पर उसके लिए ओवरटाइम ही एकमात्र रास्ता क्यों है? अगर तुम्हें लगता है कि काम ज़्यादा है तो और नए कर्मचारी भर्ती कर लो। टीम बड़ी होगी तो काम अपने आप जल्दी होगा। आकाश परेशान हो गया, पर सर, ये ऑफिस सिर्फ 150 स्क्वायर मीटर का है। नए लोगों के लिए यहाँ बैठने की जगह ही नहीं है। आरव के चेहरे पर एक चमक आ गई। पैसे उड़ाने का एक और मौका। ये तो बहुत आसान है। एक और ऑफिस स्पेस रेंट पर ले लो। तुम दोनों देख लो कि कितनी जगह चाहिए। बस अब मैं चलता हूँ। आरव मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। पैसा बर्बाद करने की नई राह। आरव बाहर निकलते हुए मन ही मन खुश था। नया ऑफिस मतलब ज़्यादा किराया, नया फर्नीचर और नई सजावट। ये पैसा ठिकाने लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका था। अंदर ऑफिस में आकाश और विवेक सन रह गए। विवेक भाई, सर ने तो सीधे नया ऑफिस लेने को कह दिया। इसमें तो बहुत पैसा लगेगा।
विवेक ने मुस्कुराकर कहा, सर ने कहा है तो करो। ऊपर वाली मंजिल पर 80 स्क्वायर मीटर की एक जगह खाली पड़ी है, उसे रेंट पर ले लेते हैं, 20 नई टेबल आराम से लग जाएंगी। आकाश ने राहत की सांस ली। ठीक है, फिर वही फाइनल करते हैं। वह जगह कई महीनों से खाली है तो हम मोलभाव बार्गेनिंग करके किराया कम करवा सकते हैं। विवेक ने जोश में कहा, मोलभाव मैं करूंगा, मैं सेल्समैन रह चुका हूं, किराया कम करवाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्या विवेक किराया कम करवाकर आरव के पैसे उड़ाने के प्लान को अनजाने में फेल कर देगा? और अक्षरा जब बसों की रिपोर्ट लाएगी तो क्या आरव उसे मंजूरी देगा? अध्याय 35। सेल्स डिपार्टमेंट के बदलते तेवर। स्नोवी स्काई गेम्स से निकलने के बाद आरव गाड़ी में बैठा। सागर भाई, ड्राइवर का कुछ पता चला? सर, कल रात फ़ोन लगाया था पर उठा नहीं। आज छुट्टी के बाद मैं खुद उसके घर जाकर देखूंगा कि क्या बात है, सागर भाई ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। ठीक है, दोपहर में मुझे कोई काम नहीं है। मुझे फैक्ट्री छोड़कर आप सीधे अपने दोस्त से मिलने जा सकते हैं। गारमेंट फैक्ट्री लौटकर आरव ने सबसे पहले वर्कशॉप और कैंटीन में अगले महीने होने वाली खेल प्रतियोगिता का ऐलान किया। फिर अपने केबिन में बैठकर वह आने वाले खर्चों का हिसाब लगाने लगा। 8 लाख का चैरिटी फंड ठिकाने लग चुका था। गेमिंग कंपनी में नया ऑफिस और नए सिस्टम्स पर कम से कम 20 लाख और खर्च होंगे। चलो, इस रफ्तार से तो 80 लाख जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। आरव ने राहत की सांस ली। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो देखा कि वह खाली है। उसे याद आया कि अक्षरा आज अनाथालय और बस देखने गई है। उसने खुद उठकर पानी भरा और अभी बैठा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नई भर्ती और आरव का झटका। फैक्ट्री का एक कर्मचारी जगदीश अंदर आया। वह स्वभाव से बहुत सीधा और ईमानदार आदमी था। बैठो जगदीश, क्या बात है? आरव ने पूछा। जगदीश थोड़ा हिचकिचाते हुए कुर्सी के किनारे पर बैठा। सर, मैंने सुना है कैंटीन में सफाई के लिए लोगों की ज़रूरत है। मेरी पत्नी बहुत मेहनती है, क्या उसे वो काम मिल सकता है? हमें ज़्यादा सैलरी नहीं चाहिए, 2000 भी बहुत हैं। बस जब हॉस्टल बन जाए तो हमें एक कपल्स रूम मिल जाए। आरव ने तुरंत एचआर को फ़ोन लगाया। उसे पता चला कि अभी तक कोई सफाईकर्मी नहीं मिला है क्योंकि फैक्ट्री शहर से बहुत दूर है और शहर की औरतें यहां आने को तैयार नहीं थीं। कोई बात नहीं जगदीश, मैंने बात कर ली है। तुम्हारी पत्नी कल से आ सकती हैं। सैलरी 2000 नहीं बल्कि 4000 रुपये होगी और बाकी सारी सुविधाएं भी मिलेंगी, आरव ने कहा। जगदीश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बाहर तो इस काम के मुश्किल से 2000 मिलते थे और सुर ने सीधे डबल सैलरी दे दी। आरव की मेहनत पर आदित्य का पानी। वर्कशॉप में कैसा चल रहा है? कोई दिक्कत? आरव ने कैजुअल तरीके से पूछा। जगदीश उत्साह से भर गया। सर, माहौल बहुत शानदार है। आदित्य भाई के नेतृत्व में सब इतने जोश में हैं कि जो काम पहले 7 दिन में होता था अब सिर्फ 3 दिन में पूरा हो रहा है। आरव का पानी का घूंट गले में अटक गया। मैंने ओवरटाइम बंद कर दिया, फिर भी काम की रफ्तार दोगुनी कैसे हो गई? ये सब कैसे हुआ? आरव ने धकते दिल से पूछा। सर, आदित्य भाई ने वर्कशॉप को 2 ग्रुप में बांट दिया है और एक छोटा सा मुकाबला रखा है। जिस ग्रुप का काम कम होगा उसे जीतने वाले ग्रुप को दावत देनी होगी। सब जीतने के चक्कर में पागलों की तरह काम कर रहे हैं। आरव का चेहरा उतर गया। ये आदित्य, 1 मिनट के लिए इसे ढीला छोड़ो और ये नया रायता फैला देता है। उसे याद आया कि सेल्स डिपार्टमेंट में आर्यन और बाकी इंटर्न भी धड़ाधड़ ऑर्डर ला रहे थे। ऑर्डर बढ़ रहे थे और अब फैक्ट्री में काम भी दोगुना हो गया था। इसका मतलब था दोगुना मुनाफा। कर्मचारियों का सच्चा प्यार। आरव ने दबदबाए आवाज में कहा, देखो काम तो ठीक है पर अपनी सेहत का ख्याल रखो। इतना थकने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम से काम करो। जगदीश और भी भावुक हो गया। सर, आप हमारी इतनी फिक्र करते हैं। सच कहूं तो थकान तो होती है पर यहाँ काम के घंटे कम हैं और ओवरटाइम का टेंशन नहीं है। शाम को घर जाकर हम फ्रेश महसूस करते हैं। ऊपर से कैंटीन में वो जो मसाज चेयर आपने लगवाए हैं उन पर बैठते ही पूरे दिन की थकान गायब हो जाती है। आपके लिए काम करने में हमें कोई थकान नहीं लगती सर। जगदीश तो दुआएं देता हुआ चला गया पर आरव वहीं कुर्सी पर ढेर हो गया। इन लोगों को क्या हो गया है? थोड़ा तो कामचोरी करो, थोड़ा तो सुस्त बनो। तुम लोग जितना पैशन दिखाओगे मेरी जेब उतनी ही खाली सिस्टम के हिसाब से होगी। जगदीश की बातें सुनकर आरव के मन में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। एक तरफ उसे खुशी थी कि उसके कर्मचारी उस पर इतना भरोसा करते हैं पर दूसरी तरफ उसे डर था क्योंकि उसे मुनाफा नहीं नुकसान चाहिए था। उसे समझ आ गया कि आदित्य ही वो शातिर दिमाग है जो वर्कशॉप की रफ्तार बढ़ा रहा है। इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसे ऐसी जगह प्रमोट करना होगा जहाँ इसका फैक्ट्री के कामकाज से कोई लेना देना न हो, आरव ने सोचा। पर आदित्य की जगह वर्कशॉप कौन संभालेगा? आरव की नज़र सामने बैठे जगदीश पर पड़ी। सीधा साधा, ईमानदार और मेहनती। यह आदित्य जैसा रायता नहीं फैलाएगा। आरव ने मन ही मन तय कर लिया कि जल्द ही यह फेरबदल करना है।
सेल्स डिपार्टमेंट की साजिश। उधर सेल्स डिपार्टमेंट में आदित्य अपनी कुर्सी पर पैर पसारे बैठा था। आर्यन उसके लिए पानी लाया। आदित्य भाई, आपकी सलाह ने काम कर दिया, हमें नए ऑर्डर मिल गए हैं। आदित्य मुस्कुराया, मैंने तो बस रास्ता दिखाया था, मेहनत तो तुम्हारी है। पर याद रहे, वर्कशॉप की रफ्तार अब दोगुनी हो गई है। पुराने ऑर्डर जल्दी खत्म हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें और नए ऑर्डर लाने होंगे। आर्यन ने बताया कि आदित्य की सलाह पर उन्होंने शनिवार और रविवार की छुट्टियों में भी क्लाइंट से मुलाकात की। उन्हें एहसास हुआ कि जब पूरी दुनिया छुट्टी मनाती है तब क्लाइंट्स को घेरना ज़्यादा आसान होता है। शाबाश, विवेक से भी सीखते रहो, वो सेल्स का खिलाड़ी है। ऑर्डर रुकने नहीं चाहिए। आदित्य ने आर्यन के कंधे पर थपकी दी और वर्कशॉप की ओर चल पड़ा। धूल, पसीना और एक नई उम्मीद। शहर के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर दोपहर की चिलचिलाती धूप में सीमेंट की बोरियां उतारी जा रही थीं। लक्ष्मण ने आखिरी बोरी रखी और निढाल होकर बैठ गया। धूल और पसीने से लथपथ उसका चेहरा उसकी मजबूरी बयान कर रहा था। फोरमैन ने उसे 100 रुपये थमाए। ये रही आज की दहाड़ी, जाकर खाना खा ले। लक्ष्मण ने पैसे जेब में रखे और एक छांव वाली जगह ढूंढकर अपना टिफिन खोला। तभी सागर भाई वहां पहुंचे। तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा था? तेरी बीवी को फोन किया तब पता चला कि तू यहाँ सीमेंट ढो रहा है, सागर भाई ने पास बैठते हुए कहा। फोन की बैटरी खत्म हो गई है, पुराना हो गया है ना। लक्ष्मण ने अपना बंद फोन दिखाया। उसने अपनी जेब से एक मुड़ी तुड़ी सिगरेट निकाली और सागर भाई की ओर बढ़ाई। नहीं भाई, मैंने छोड़ दी, सागर भाई ने मुस्कुराकर कहा। आरव का ड्राइवर बनने के बाद उन्होंने सिगरेट से तौबा कर ली थी। सागर भाई ने लक्ष्मण की हालत देखकर ठंडी सांस भरी। अगर आरव से न मिले होते तो सागर भाई भी शायद आज इसी धूल में पड़े होते। तू ये मजदूरी क्यों कर रहा है? सागर भाई ने पूछा। क्या करूं भाई, उम्र हो गई है, अब कोई ड्राइवर नहीं रखना चाहता। रात को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूं और दिन में ये दहाड़ी। बेटे की शादी के लिए पैसे जोने हैं, उसकी गर्लफ्रेंड भी है, दहेज ब्राइड प्राइस का इंतजाम भी तो करना है। सागर भाई हंसे। अरे पागल, मजदूरी छोड़, मेरे पास तेरे लिए एक बेहतरीन काम है। चलेगा? लक्ष्मण ने फीकी मुस्कान दी। कैसा काम? कितनी सैलरी? क्या पक्की नौकरी है? उसे यकीन नहीं था कि उसकी किस्मत चमकने वाली है। क्या लक्ष्मण आरव की 8,000 नौकरी को स्वीकार करेगा? और क्या आरव आदित्य को प्रमोट करके अपनी राह का कांटा हटा पाएगा? अध्याय 36। कंपनी को टैलेंट की सख्त जरूरत है और तुम ही यह काम कर सकते हो। सागर भाई ने लक्ष्मण की हिचकिचाहट देख सीधे मुद्दे की बात की। मेरा पुराना पेशा है भाई, ड्राइविंग। 8,000 रुपये महीना मिलेगा, साथ में इंश्योरेंस और बाकी फायदे। मैं तुझे जानता हूँ, क्या मैं तुझे चूना लगाऊंगा? लक्ष्मण की आंखों में अभी भी अविश्वास था। जिस उम्र में लोग उसे काम से निकाल रहे थे, वहां कोई उसे इतनी अच्छी सैलरी क्यों देगा? सागर, क्या तू सच कह रहा है? अरे भाई, मैं खुद वहां काम कर रहा हूँ। तुझे बस कंपनी की शटल बस चलानी है, कर्मचारियों को लाना और ले जाना। मालिक मुझ पर भरोसा करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे बंदा ढूंढने को कहा, वरना ऐसी नौकरी क्या सड़कों पर पड़ी मिलती है। सागर भाई ने गंभीरता से कहा। लक्ष्मण ने एक पल सोचा और हाथ मिला लिया। ठीक है, मुझे तुझ पर भरोसा है। सागर भाई ने कार से एक बिजनेस कार्ड निकाला और उसे थमा दिया। ये लो कंपनी का कार्ड, कल सुबह ऑफिस पहुंच जाना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। लग्जरी बस का चुना है। दोपहर में अक्षरा मार्केट सर्वे की रिपोर्ट लेकर आरव के केबिन में आए। सर, ये सभी बसों की कीमतें और मॉडल्स की जानकारी है। आरव ने लिस्ट पर सरसरी नज़र डाली। बड़ी बसों की कीमत 8 लाख से 13 लाख के बीच थी। छोटी बसों को तो उसने देखा तक नहीं, जितनी बड़ी बस उतना ज़्यादा खर्चा और कर्मचारियों को उतनी ही ज़्यादा जगह। आखिरकार उसकी नज़र 12,90,000 रुपये वाली एक आलीशान बस पर टिकी। ये सबसे महंगी और शानदार थी। आरव ने इसे फाइनल कर दिया, पर एक समस्या थी, कल बस लेने कौन जाएगा? अक्षरा को स्नोवी स्काई के कर्मचारियों का काम देखना था और विवेक वहां कंप्यूटर सेटअप में व्यस्त था। तभी आरव के दिमाग में एक खुराफाती और परफेक्ट आइडिया आया। उसने अक्षरा से कहा, अक्षरा, आदित्य को अंदर बुलाओ। आदित्य का नया जाल। आदित्य अंदर आया और आरव के सामने बैठ गया। सर, कोई आदेश? आरव ने एक गहरी सांस ली और चेहरे पर भारी गंभीरता ओढ़ ली। आदित्य, कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही है। कुछ विभाग ऐसे हैं जहां मुझे एक मजबूत मैनेजमेंट की जरूरत है। मैंने बहुत सोचा और मुझे लगा कि सिर्फ तुम ही इस पद को संभाल सकते हो। आदित्य की आंखों में चमक आ गई। मालिक उसे इतना महत्व दे रहे थे। सर, आप बस हुक्म दीजिए। आग का दरिया हो या कांटों की राह, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आरव मन ही मन हंसा। चलो, इस मुनाफा बहाने वाले खिलाड़ी को रास्ते से हटाने का वक्त आ गया। देखो आदित्य, कैंटीन और कंपनी के विस्तार के साथ हमें लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट में टैलेंट चाहिए। इसलिए मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र लॉजिस्टिक्स में कर रहा हूँ।
तुम्हें 2 पद संभालने होंगे, खरीद प्रमुख हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट और जीवन सेवा प्रमुख हेड ऑफ लाइफ सर्विसेज। और क्योंकि तुम 2 काम करोगे, तुम्हारी सैलरी 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये की जाती है। आदित्य थोड़ा झिझका। सर, सेवा वाला काम तो ठीक है, पर प्रोक्योरमेंट के लिए कंप्यूटर पर फॉर्म बनाने पड़ेंगे और मुझे तो वो सॉफ्टवेयर आता ही नहीं। कहीं मैं गड़बड़ न कर दूं। आरव और भी खुश हुआ। यही तो चाहिए, बिना अनुभव वाला बंदा। अरे आदित्य, मुझे तुम पर भरोसा है। नहीं आता तो सीख लेना। तुम अभी जवान हो, नई चीजें सीखो। मैं नहीं डर रहा, तो तुम क्यों डर रहे हो? आदित्य भावुक हो गया और झुककर आरव को प्रणाम किया। शुक्रिया सर, मैं ये दोनों काम पूरी जान लगाकर करूंगा। जगदीश की बारी। एक बात और सर, आदित्य ने पूछा, अगर मैं लॉजिस्टिक्स में चला गया तो वर्कशॉप कौन संभालेगा? मुझे लगता है जगदीश सही रहेगा। मैं उसे तुम्हारी जगह दे रहा हूँ। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया। उसे याद आया कि जगदीश ने हाल ही में कटिंग मशीन में एक ऐसा बदलाव मॉडिफिकेशन किया था जिससे 3 स्टेप का काम 2 स्टेप में होने लगा था। उसने सोचा कि जगदीश डायरेक्टर बनकर सारी मशीनों को मॉडिफाई कर देगा और प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा। आरव को इस खतरे का अंदाजा नहीं था। आदित्य के जाने के बाद जगदीश अंदर आया। वह बहुत घबराया हुआ था। उसे लगा शायद सुबह अपनी पत्नी की नौकरी की बात करके उसने आरव सर को नाराज कर दिया है। आरव सर, आपने मुझे बुलाया? जगदीश ने दबी आवाज में पूछा। आरव ने विकास के बैठने का इंतजार किया और फिर बात शुरू की। घबराओ मत, बैठो। बस तुम्हारी पोजीशन में थोड़ा बदलाव करना है। कंपनी के कामकाज की वजह से आदित्य का ट्रांसफर दूसरे विभाग में कर दिया गया है, इसलिए वर्कशॉप डायरेक्टर का पद खाली है। मैंने सोचा कि तुम इस पद के लिए सबसे उपयुक्त हो। आरव सर, लेकिन मैंने पहले कभी लीडरशिप नहीं की है। मुझे डर है कि मैं इसे ठीक से नहीं संभाल पाऊंगा, विकास ने हकपकाते हुए जवाब दिया। हालांकि प्रमोशन एक अच्छी बात थी, लेकिन यह आरव सर की कंपनी थी और उसे डर था कि अगर उसने गलती की तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई भी जन्म से लीडर नहीं होता। बस उसे वैसे ही चलाओ जैसे तुम्हें सही लगे। धीरे धीरे तुम खुद सब सीख जाओगे। तो तय रहा, आज से तुम वर्कशॉप डायरेक्टर हो। आरव ने उसे इनकार का मौका नहीं दिया। और तुम्हारी सैलरी अब 10,000 रुपये प्रति महीना होगी। आरव ने फौरन अक्षरा की ओर रुख किया। अक्षरा, फाइनेंस विभाग को विकास और आदित्य के नए पदों और सैलरी के बारे में बता देना। विकास ने आरव का भरोसा देखकर सिर हिलाया। आरव मन ही मन मुस्कुराया, अगर तुम ठीक से मैनेज नहीं कर पाए तो और भी अच्छा है। मेरा मकसद तो खर्चा करना है, मुनाफा कमाना नहीं। कैंटीन का जादू। वर्कशॉप बंद होते ही विकास के दोस्तों ने उसे घेर लिया। बधाई हो विकास भाई, प्रमोशन की खुशी में पार्टी तो बनती है। विकास मुस्कुराया। ठीक है, बताओ क्या खाना है? आज मेरी तरफ से पार्टी। क्यों न उसी ढाबे पर चले जहां पिछली बार गए थे? एक ने सुझाव दिया। तभी दूसरे कर्मचारी ने टोकते हुए कहा, तुम लोग कंपनी की कैंटीन को भूल गए क्या? वहाँ स्टार शेफ खाना बनाते हैं, हर मील में 6 डिशेज होती हैं और जितना चाहो उतना खाओ। स्वाद उस ढाबे से कहीं बेहतर है और फ्रीज में कोल्ड ड्रिंक्स भी अनलिमिटेड हैं। सब चुप हो गए। कल रात ही कैंटीन खुली थी और सिर्फ एक वक्त के खाने ने सबका दिल जीत लिया था। वहाँ का नज़ारा किसी 5 स्टार बफे जैसा था। कैंटीन में सिर्फ खाना ही नहीं था, बल्कि मनोरंजन के लिए 2 बड़ी एलसीडी टीवीएस लगी थी। दूसरी मंजिल पर लाउंज था जहां मसाज कुर्सियां और टेबल टेनिस की सुविधा थी। विकास ने पूछा, तो फिर कैंटीन चलें? सब एक स्वर में चिल्लाए, बिल्कुल। ढाबे का खाना कैंटीन के सामने कुछ भी नहीं है। एक बाहरी मुसाफिर की हैरानी। लुभावनी खुशबू और शानदार लाइटिंग देखकर बाहर से गुजर रहे राजेंद्र और उनके साथी रुक गए। उन्होंने देखा कि जिस जगह कुछ दिन पहले रिनोवेशन चल रहा था, वहां अब एक आलीशान रेस्टोरेंट जैसा कुछ खुल गया है। वे दोनों अंदर गए। अंदर कदम रखते ही उन्हें ठंडी हवा का एहसास हुआ। वाह, यहाँ का एस बड़ी ई एक्ट तो बहुत दमदार है। सजावट देखो, ये कुर्सियाँ कितनी महंगी लग रही हैं। राजेंद्र हैरान थे। उन्होंने देखा कि वहाँ कोई वेटर नहीं था, पर काउंटर पर लाजवाब व्यंजन सजे थे, भुना हुआ चिकन, मसालेदार क्रैफिश और बहुत कुछ। खुशबू ऐसी थी कि उनके मुंह में पानी आ गया। तभी काउंटर के पीछे से एक गोल मटोल शेफ बाहर आया। राजेंद्र ने उत्सुकता से पूछा, नमस्ते, यहाँ इन डिशेज की क्या कीमत है? क्या राजेंद्र और उनके साथी इस मुफ्त कैंटीन में खाना खा पाएंगे? और आरव का अगला खर्चा प्लान क्या है? अध्याय 37। आरव सो शायद यही देखना चाहते हैं। कैंटीन के मैनेजर रामू ने जब बाहर से आए 2 अनजान लोगों को खाने की पूछताछ करते देखा तो उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। आज सुबह से न जाने कितने लोग इसे नया खुला हुआ रेस्टोरेंट समझकर अंदर घुस आए थे। माफ़ कीजिएगा, यह कोई रेस्टोरेंट नहीं है। ये चांद फैंग क्लथिंग की कर्मचारी कैंटीन है, रामू ने स्पष्ट किया। कर्मचारी कैंटीन? आप मजाक तो नहीं कर रहे? किसकी कैंटीन में इतना आलीशान खाना मिलता है? आगंतुक लोकेंद्र के साथी ने हैरानी से पूछा। ओह, समझ गया, यहाँ खाने के पैसे लगते होंगे, है ना?
रामू का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। साहब, खाने का समय होने वाला है, कृपया मेरा काम न रोकें और बाहर जाएं। लोकेंद्र अपने साथी को खींचकर बाहर ले जाने लगा। जैसे ही वे बाहर निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि फैक्ट्री के कर्मचारी लाइन में लगे हैं, काउंटर से अपनी पसंद के पकवान उठा रहे हैं और बिना कोई पैसा दिए अपनी मेजों पर बैठ रहे हैं। ये सब देखकर लोकेंद्र सन रह गया। इतनी शानदार सुविधाएं, फ्री में खाना। तभी उसकी नज़र एक परिचित चेहरे पर पड़ी जो कैंटीन में दाखिल हो रहा था। जगदीश, तुम यहाँ? लोकेंद्र ने चौंक कर पूछा। जगदीश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ लोकेंद्र, मैं यहीं काम करता हूँ। अभी खाने का समय है और यह सिर्फ स्टाफ के लिए है, इसलिए मैं तुम्हें अभी दावत नहीं दे सकता। किसी और दिन बाहर मिलते हैं। लोकेंद्र बाहर निकल गया, पर उसके दिमाग में जगदीश की वो बातें घूमने लगी, शनिवार रविवार की छुट्टी, इंश्योरेंस और अब ये लग्जरी कैंटीन। उसे लगा कि उसे भी इस फैक्ट्री में नौकरी के लिए कोशिश करनी चाहिए। बेटी का अविश्वास। उधर घर पर सागर भाई की पत्नी ममता अपनी बड़ी बेटी यथार्थ से फ़ोन पर बात कर रही थी। यथार्थ, ये पैसे रख ले, तेरे पापा और मुझे बहुत अच्छे बॉस मिल गए हैं। हम दोनों अब महीने के लगभग 20,000 कमा लेते हैं। तू कंजूसी मत कर, अपने लिए नए कपड़े ले और अच्छा खाना खा। यथार्थ ने दूसरी तरफ से आह भरी। उसे लगा कि उसके माता पिता उसे दिलासा देने के लिए झूठ बोल रहे हैं। कौन सा बॉस एक साथ 20,000 सैलरी देगा? मजदूरी में इतना पैसा कहाँ मिलता है? उसने सोचा कि वो ये पैसे बचाकर रखेगी और घर जाने पर वापस कर देगी। 13 लाख की बस और आरव का दुख। अगले दिन लंच ब्रेक के समय फैक्ट्री के गेट पर एक नई नवेली चमचमाती बड़ी बस खड़ी थी। कर्मचारी उसे घेर कर खड़े थे। वाह, ये बस कहाँ से आए? शायद आरव सर ने खरीदी है। तभी आदित्य बस से नीचे उतरा। उसने सबको इकट्ठा किया और ऊंची आवाज में बोला, सुनो सब, ये बस आरव सर ने आप सबके लिए खरीदी है। अब किसी को भी आने जाने में परेशानी नहीं होगी। सर ने इस पर 13 लाख रुपए खर्च किए हैं ताकि आप सबको आराम मिले। आदित्य का स्वर गंभीर हो गया। भले ही मेरा ट्रांसफ़र दूसरे विभाग में हो गया है, पर याद रखना, अगर मुझे पता चला कि कोई काम में ढिलाई बरत रहा है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आरव सर हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हमें उनके लिए जी जान लगा देनी चाहिए। कर्मचारी जोश में चिल्लाने लगे, आप फिक्र मत कीजिए आदित्य भाई, आरव सर हमारे लिए भगवान जैसे हैं। अगर कोई काम चोरी करेगा तो हम खुद उसे सबक सिखाएंगे। हाँ, अब से कोई काम चोरी नहीं होगी। हम सब एक दूसरे पर नज़र रखेंगे। आदित्य ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। उसने सोचा, आरव सर कितने महान हैं। वो शायद यही एकता और जोश देखना चाहते थे। जब कर्मचारी इतने एकजुट होंगे तो कंपनी का भविष्य कितना उज्ज्वल होगा। केबिन का नज़ारा। ऊपर अपने केबिन में आरव बड़े मजे से लंच कर रहा था। जैसे ही उसने नीचे से कर्मचारियों की वफादारी वाली कसमों और नारों की आवाज़ सुनी, उसके हाथ से निवाला गिरते गिरते बचा। उसके मुंह का स्वाद कड़वा हो गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया। आदित्य, तू सबसे बड़ा ओल्ड सिक्स गद्दार निकला। मैंने बस इसलिए खरीदी ताकि पैसा खर्च हो और कर्मचारी थोड़े आलसी हो जाएं, पर तूने तो इसे वफादारी का हथियार बना दिया। अब ये लोग और ज़्यादा मेहनत करेंगे और मेरा मुनाफा और बढ़ जाएगा। आरव ने खिड़की के बाहर देखा और ठंडी सांस भरी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बर्बादी कैसे सुनिश्चित करे। आरव सर, क्या आपको चॉप्स पसंद नहीं आए? अक्षरा ने देखा कि आरव ने एक चॉप उठाया और फिर अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर छाई थकान देख वह थोड़ी चिंतित हो गई। नहीं, सब ठीक है, आरव ने हाथ हिलाते हुए कहा। असल में वह शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से थक चुका था, आदित्य और उसके वफादार कर्मचारियों की वजह से। खाना खत्म हुआ और अक्षरा अपनी डेस्क पर लौटी। उसने चुपके से अपनी छोटी नोटबुक निकाली और एक नोट लिखा, आरव सर को चॉप्स पसंद नहीं हैं। ऊपर के पन्नों पर और भी नोट थे, जैसे सर शराब नहीं पीते। कैंटीन की गपशप। कर्मचारी कैंटीन में सागर भाई और लक्ष्मण आमने सामने बैठे थे। देखा लक्ष्मण, मैंने झूठ नहीं बोला था ना, आरव सर सच में भगवान जैसे हैं। यहाँ का खाना देखो, बाहर के बड़े होटलों के शेफ यहाँ खाना बनाते हैं। लक्ष्मण ने अपने पुराने दोस्त को देखा और भर्राए आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, शुक्रिया। उसे अभी अभी अपनी सैलरी का एडवांस मिला था और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसी कंपनी उसने आज तक नहीं देखी थी। विवेक की बचत और आरव का सिरदर्द। स्नोवी स्काई गेम्स में विवेक और आकाश चाय पी रहे थे। विवेक भाई, मानना पड़ेगा, आपने 75 रुपये वाला ऑफिस 64 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर में करवा लिया, आकाश ने तारीफ करते हुए कहा। अरे भाई, वो जगह महीनों से खाली थी। मैंने उन्हें समझाया कि अगर 2 महीने और खाली रही तो उनका 10,000 का नुकसान होगा। बस वो मान गए, विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अब और सीखने के लिए वर्कशॉप की ओर चल पड़ा। आकाश ने आरव को फ़ोन लगाया। सर, सब काम हो गया। डेस्क, कुर्सियां और नया ऑफिस, सबका बिल फाइनेंस ने आपको भेज दिया होगा। आरव ने रिपोर्ट देखी, 22 लाख का खर्च।
चलो बस और ऑफिस मिलाकर 40 लाख तो ठिकाने लगे, आरव ने सोचा। पर तभी आकाश बोला, सर विवेक भाई ने अपनी सौदेबाजी से 10,000 रुपये बचा लिए हैं। आरव निशब्द रह गया। ये विवेक जहां जाता है मेरे पैसे बचाने में लग जाता है। खैर उसे लगा कि इन सब में आकाश ही सबसे सीधा है। वह बस आरव के कहे अनुसार काम करता है, आदित्य और विवेक की तरह अपनी अकल लगाकर पैसे नहीं बचाता। उसने पूछा, आकाश नए गेम का क्या हाल है? सर अगर नए कर्मचारी जल्दी आ जाएं तो 3 महीने में गेम तैयार हो जाएगा। आरव खुश हो गया। जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा सैलरी और उतना ज़्यादा नुकसान। आकाश ही मेरा असली हीरा है, कम से कम ये गेम तो फ्लॉप कराएगा ही। आदित्य का खर्चा और नई उम्मीद। एक हफ्ता बीत गया। नए ऑफिस में 10-15 नए लोग भर्ती हो गए। आरव को सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब आदित्य, जो हमेशा मुनाफा बांटा था, अब उसके पैसे खर्च करने लगा। आदित्य ने 1 लाख रुपये से ज़्यादा के खर्च की एप्लीकेशन भेजी। कैंटीन में इलेक्ट्रॉनिक सेंसर वाले दरवाजे लगाने थे। क्यों? क्योंकि दूसरी फैक्ट्रियों के लोग चुपके से यहाँ खाना खाने आ जाते थे। अब सिर्फ स्मार्ट कार्ड वाले कर्मचारी ही अंदर जा पाएंगे। आरव ने बिना सोचे अप्रूव की मुहर लगा दी। चलो कम से कम आदित्य अब पैसे उड़ाना सीख रहा है। तभी फोन बजा। आकाश का फोन था। आरव सर, आपने जो नया इक्विपमेंट मांगा था वह तैयार हो गया है। क्या इसे अभी गेम में लागू कर दें? आकाश ने ऐसा कौन सा इक्विपमेंट बनाया है जिसे आरव ने खास तौर पर मांगा था? क्या ये गेम आरव को कंगाल करेगा या फिर से गलती से करोड़पति बना देगा? अध्याय 38, 10 लाख। जब आरव ने आकाश की बात सुनी तो उसका चेहरा खिल उठा। आखिरकार नए हथियार तैयार हो गए थे। पिछले कुछ दिनों से जब भी वह किंगडम ऑफ वॉर गेम में लॉगिन करता, चेन कोंग और उसके साथी उसे चारों तरफ से घेरकर मार देते थे। आरव को बहुत गुस्सा था। इसी चेन कोंग की वजह से उसका पिछला सेटलमेंट फेल हुआ था और अब वह उसे गेम में भी चैन से नहीं रहने दे रहा था। अब वक्त आ गया था अपना बदला लेने का। ठीक है आकाश, इसे तुरंत गेम में अपडेट कर दो। और याद रखना, आम खिलाड़ियों के लिए इन हथियारों का ड्रॉप रेट मिलने की संभावना सबसे कम रखना, आरव ने आदेश दिया। 2 घंटे बाद गेम अपडेट हो गया। आरव ने लॉगिन किया तो उसका कैरेक्टर उन नए और बेहद शक्तिशाली हथियारों से लैस था। वह सीधा उसी इलाके की ओर बढ़ा जहां उसे पता था कि चेन कोंग के चेले उस पर नजर रख रहे होंगे। बदला और गेम में खलबली। कुछ ही देर में चेन कोंग अपनी गैंग के साथ वहां पहुंचा। पर इस बार नज़ारा अलग था। आरव के एक ही वार से दुश्मन गाजर मूली की तरह कटने लगे। कुछ ही मिनटों में वहां लाशों का ढेर लग गया और आरव शान से वहां से निकल गया। उधर चेन कोंग हैरान रह गया। ये कैसे मुमकिन है? उसकी अटैक पावर इतनी कैसे बढ़ गई? तभी किसी ने चैट रूम में चिल्लाकर कहा, भाई गेम अपडेट हुआ है और उस बंदे के पास नए हथियार हैं। चेन कोंग ने अपडेट पढ़ा। उसे शक हुआ, ये हथियार तो अभी आए हैं और इन्हें पाने के लिए घंटों मेहनत करनी पड़ती है। इस बंदे को इतनी जल्दी कैसे मिल गए? क्या ये कंपनी का दलाल शिल्प है जिसे कंपनी ने मुझे और पैसे खर्च करने के लिए उकसाने के लिए भेजा है? चेन कोंग मुस्कुराया। उसने अब तक न जाने कितने दलालों को धूल चटाई थी। उसने चैट रूम में मैसेज डाला, सब लोग शिकार पर लग जाओ। जो भी मुझे एक नया हथियार ला कर देगा उसे मैं 1 लाख रुपये नकद दूंगा। वकील तान्या की मुसीबत। गेम से बाहर निकलकर आरव आराम कर रहा था, तभी अक्षरा उसके पास आए। सर ये देखिए, क्या ये वकील तान्या नहीं है? आरव ने खबर पाई। टॉप लॉ फर्म हरी केस रुईशान ग्रुप के अधिकारी भटके लीड वकील ने गलती मानी और इस्तीफा दिया। तस्वीर धुंधली थी पर वह तान्या ही थी। तान्या एक काबिल वकील थी, पर इस हार के बाद उसे सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा था। आरव की नज़र एक खास लाइन पर टिकी। इस हार की वजह से रुईशान ग्रुप को 10 लाख रुपये का हर्जाना देना पड़ा। आरव की आंखें चमक उठीं। 10 लाख का नुकसान सिर्फ एक केस हारने पर? ये तो पैसा उड़ाने का जैकपॉट है। उसे याद आया कि उसकी कंपनी में अभी तक कोई लीगल डिपार्टमेंट, कानूनी विभाग नहीं है। अक्षरा, वकीलों की सैलरी कितनी होती है? आरव ने उत्सुकता से पूछा। सर साधारण वकीलों को 1-2 लाख मिलते हैं, पर तान्या जैसी एलीट वकील साल का 5 से 7 लाख तक चार्ज करती हैं, अक्षरा ने बताया। आरव ने मन ही मन गणित लगाया। 5-7 लाख सैलरी और ऊपर से अगर केस हार गई तो लाखों का जुर्माना। ये तो मेरे लिए सोने पे सुहागा है। तान्या को तो अपनी कंपनी में रखना ही होगा। अक्षरा की बात सुनने के बाद आरव गहरे सोच में डूब गया। अगर वह एक कानूनी विभाग, लीगल डिपार्टमेंट बनाना चाहता था और उसका मकसद केस हारना था, तो उसे सबसे अनुभवहीन और अनाड़ी वकीलों की जरूरत थी। लेकिन जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, सिस्टम ने चेतावनी दे दी। सिस्टम अलर्ट, कंपनी में कानूनी विभाग स्थापित करने के लिए कम से कम एक एलीट वकील का होना अनिवार्य है। धत्तेरे की, आरव बड़बड़ाया। ये सिस्टम किसी भी शॉर्टकट की गुंजाइश नहीं छोड़ता। तभी उसे तान्या का ख्याल आया। वह एक एलीट वकील थी, लेकिन अभी अभी एक बड़ा केस हारी थी।
आरव ने गणित लगाया, हाई प्राइस लो कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सैलरी तो एलीट वाली लेगी, लेकिन फिलहाल उसकी फॉर्म खराब है। शायद वह दूसरे एलीट वकीलों के मुकाबले कम काबिल हो। यही तो उसे चाहिए था। सिस्टम के नियमों के अनुसार वह मार्केट रेट से 30% ज़्यादा सैलरी दे सकता था। एक एलीट वकील की सैलरी 5-7 लाख होती है, तो अगर वह 13 महीने की सैलरी बोनस समेत जोड़े तो 10 लाख रुपये सालाना का आंका आसानी से फिट बैठता था। सबसे बड़ी बात, सिस्टम ने उसे वकील की पूरी साल की सैलरी एडवांस में देने की अनुमति दे दी। आरव उछल पड़ा, एक झटके में 10 लाख सिस्टम फंड खत्म। लॉ फर्म की साजिश। उधर तियानडी लॉ फर्म के पार्टनर ऑफिस में गहमागहमी थी। एक महिला पार्टनर पल्लवी ने सीनियर वकील विक्रम से पूछा, जब आप तान्या को बर्बाद करना ही चाहते थे तो आपने ये खबर क्यों नहीं फैलाई कि उसने जानबूझकर केस हारा है? सिर्फ उसकी काबिलियत पर सवाल उठाने से क्या होगा? विक्रम ने शांति से चाय का घूंट लिया। पल्लवी, इंटरनेट की याददाश्त कम होती है। अगर मैं उसे अभी पूरी तरह बर्बाद कर देता तो शायद वह सहानुभूति बटोर लेती। लोग हमेशा कमजोर का साथ देते हैं। उसने अपनी मेज से एक यूएसबी ड्राइव उठाई। असली हथियार मेरे पास है। इसमें उसके जानबूझकर केस हारने के सबूत हैं। जब तक बंदूक तनी रहती है, डर बना रहता है। मैं सही समय का इंतजार करूंगा उसे आखिरी चोट पहुंचाने के लिए। कॉफ़ी शॉप में मुलाकात। आरव अपनी गाड़ी में बैठकर कॉफ़ी शॉप पहुंचा जहां तान्या उसका इंतजार कर रही थी। आरव सर, क्या इस बार भी आप कोई नई कंपनी खरीदने वाले हैं? तान्या ने हल्के अंदाज में पूछा। पिछली 2 मुलाकातों में आरव ने उसे सिर्फ अधिग्रहण एक्विजिशन के काम के लिए बुलाया था। नहीं तान्या, इस बार बात कुछ और है। मैंने तुम्हारे बारे में खबरें पढ़ीं, आरव ने कहा। तान्या का चेहरा थोड़ा उतर गया, उसने अपने चश्मे को ठीक किया। मुझे नहीं लगता कि आरव सर इतने खाली हैं कि मुझे यहाँ सिर्फ ताना मारने के लिए बुलाएंगे, तान्या ने सपाट लहजे में कहा। आरव मुस्कुराया और अक्षरा को इशारा किया। अक्षरा ने तुरंत एक रोजगार अनुबंध एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट तान्या की ओर बढ़ा दिया। तान्या ने जैसे ही फाइल खोली, उसके होश उड़ गए। सालाना 10 लाख रुपये, लीगल डायरेक्टर का पद। तान्या को यकीन नहीं हो रहा था। एलीट वकील होने के बावजूद उसकी पिछली सैलरी 7 लाख से कम थी। ऊपर से रुईशांग ग्रुप जैसे बड़े क्लाइंट को नाराज करने के बाद शहर की कोई भी लॉ फर्म उसे काम देने को तैयार नहीं थी। सब उससे बच रहे थे। ऐसे बुरे वक्त में ये नौजवान उसकी खराब प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना उसे इतना बड़ा ऑफर दे रहा था। आरव सर, क्या आपको डर नहीं लगता? मेरी अभी जो बदनामी हो रही है उससे आपकी कंपनी की इमेज खराब हो सकती है, तान्या ने अपनी शंका जाहिर की। आरव के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। इमेज ही तो खराब करनी है और पैसे ही तो उड़ाने हैं। पर चेहरे पर उसने एक महान व्यक्ति वाली मुस्कान ओढ़ी। क्या तान्या आरव के इस अंधविश्वास भरे ऑफर को स्वीकार करेगी? और क्या विक्रम अपनी यूएसबी ड्राइव का इस्तेमाल करके आरव के प्लान में कोई अड़चन डालेगा? अध्याय 39, एलीट वकील और कानूनी शिक्षा। मेरी कंपनी हर महीने ईमानदारी से टैक्स भरती है और कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं करती। मुझे किस बात की चिंता? आरव ने बेपरवाही से कहा। पर मन ही मन वह चिल्ला रहा था, जितना ज़्यादा असर होगा उतना अच्छा। अगर कंपनी घाटे में चली जाए तो और भी भैया। तान्या ने आरव की बातों पर गौर किया। हालांकि उसे लगा कि आरव की कंपनी अभी छोटी है और उसे शायद कानूनी विभाग लीगल डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, पर आरव ने उसे यह कहकर चुप करा दिया कि वह भविष्य की तैयारी कर रहा है। अगर आप गारंटी देते हैं कि कंपनी कभी कानून नहीं तोड़ेगी और नैतिकता एथिक्स का पालन करेगी तो मैं जुड़ने को तैयार हूं, तान्या ने अपनी शर्त रखी। आरव ने तुरंत हामी भर दी। दोनों ने तय किया कि कल कपड़ों की फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। गेम में सूखा और रेड बुल की पेटी। देर रात एक छोटे से किराए के कमरे में जगदीश ने मेज पर रखी रेड बुल की एक और बोतल गटक ली। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वह पागलों की तरह कंप्यूटर पर अपने गेम कैरेक्टर को मॉन्स्टर्स मारने के लिए कंट्रोल कर रहा था। 1 घंटा, 2 घंटे, पूरी रात बीत गई। सुबह की पहली किरण के साथ जगदीश ने अपनी आंखें मलीं। उसने गिल्ड के निर्देश फिर से पढ़े ताकि यह पक्का कर सके कि वह सही जगह शिकार कर रहा है। पूरी रात एक भी आइटम ड्रॉप नहीं हुआ। क्या मजाक है? उसने गिल्ड के चैट रूम में जाकर पूछा, क्या किसी को कोई हथियार मिला? जवाब आने शुरू हुए। भाई, मेरी किस्मत आज खराब है, कुछ नहीं मिला। मुझे लगा सिर्फ मैं ही अनलकी हूँ, तुम लोगों का भी वही हाल है। पूरी रात जागकर आंखें फोड़ लीं, पर हाथ खाली हैं। जगदीश समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। 1-2 लोगों की किस्मत खराब हो सकती है, पर 30 लोगों को कुछ न मिले। गेम डेवलपर ने ड्रॉप रेट आखिर कितना कम रखा है? हर्षित की जेद। जगदीश ने फौरन हर्षित को फ़ोन लगाया। हेलो भाई, गड़बड़ है। हम पूरी रात तियानलोंग गेम में घिसे पर एक भी हथियार ड्रॉप नहीं हुआ। हर्षित की नींद उड़ गई। वह आज आरव से बदला लेने का प्लान बना रहा था, पर बिना नए हथियारों के वह कैसे लड़ेगा? उसने तुरंत कंप्यूटर खोला और खुद गिल्ड चैट चेक की। दिलचस्प है,
उन्हें लगता है ड्रॉप रेट कम करके वे मुझे रोक लेंगे। हर्षित मुस्कुराया और चैट रूम में मैसेज डाला, शिकार जारी रखो, जो भी नया हथियार लाकर मुझे ट्रांसफ़र करेगा उसे हर पीस के 20,000 रुपये मिलेंगे। भारी इनाम का नाम सुनते ही गिल्ड में जोश भर गया। जगदीश, जो सोने जा रहा था, वापस मुड़ा और फ्रीज से रेड बुल की पूरी पेटी निकालकर मेज पर रख दी। अगर एक दिन में नहीं मिला तो 2 दिन जागूंगा, पर ये पैसा तो मैं ही कमाऊंगा। प्रोफेशनल गेमिंग स्टूडियो की एंट्री। हर्षित ने सिर्फ अपने दोस्तों पर भरोसा नहीं किया, उसने एक प्रोफेशनल गेमिंग स्टूडियो के मालिक मेघराज को फ़ोन किया। मेघराज, तुम्हारे स्टूडियो में कितने लोग हैं? मुझे त्यानलोंग गेम में नए हथियार चाहिए। हर हथियार के 20,000 रुपये दूंगा। ड्रॉप रेट बहुत कम है, क्या ये काम लोगे? भाई, आप बोलें और मैं मना कर दूं। मेरा पूरा स्टूडियो सिर्फ आपके लिए काम करेगा, मेघराज ने उत्साह से कहा। फ़ोन काटते ही मेघराज अपने ऑफिस में चिल्लाया, सब काम छोड़ दो। नया मिशन है त्यानलोंग गेम में हथियार ढूंढना। हर हथियार के 15,000 रुपये मिलेंगे। तुम लोग बाहर से भी बंदे पकड़ सकते हो, उन्हें कितना देना है वो तुम देख लो। बाकी के 5,000 मेघराज ने अपनी जेब में रख लिए। अगली सुबह चांगफेंग क्लथिंग फैक्ट्री में तान्या ने ऑफिस का मुआयना किया और पाया कि पिछली बार के मुकाबले यहाँ का नज़ारा बदल चुका है। कंप्यूटर, मेज, कुर्सियाँ और यहाँ तक कि सजावटी पौधे भी काफ़ी महंगे थे। यह आरव सर वाकई अपने ऊपर पैसे खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये कॉन्ट्रैक्ट है तान्या जी, इसे देख लीजिए और अगर कोई दिक्कत ना हो तो साइन कर दीजिए। आरव ने फाइल आगे बढ़ाई। तान्या ने ध्यान से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा और कुछ देर बाद अपनी भौहें सिकोड़ी। आरव सर, कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक है, पर एक छोटी सी कमी है जिसे सुधारना होगा। क्या समस्या है? आरव ने हैरानी से पूछा। कंपनी के एडवांस सैलरी सिस्टम में एक लूपहोल है। इसमें लिखा है कि सैलरी महीने की शुरुआत में दी जाएगी, लेकिन यह नहीं लिखा कि अगर कोई कर्मचारी पूरा महीना काम किए बिना इस्तीफा दे दे तो क्या होगा। हमें एक क्लॉज जोड़ना चाहिए कि ऐसे में उसे बिना काम किए दिनों की सैलरी वापस करनी होगी, वरना कुछ शरारती लोग इसका फ़ायदा उठाकर बार बार ज्वाइन करेंगे और पैसे लेकर भाग जाएंगे। तान्या ने कलम उठाए और क्लॉज जोड़ दिया। आरव ने बेबसी में अक्षरात से नया प्रिंट निकलवाया। उसे लगा कि उसने तान्या को पैसे खर्च करने के लिए रखा था, पर उसने तो आते ही कंपनी का नुकसान बचा लिया। क्या उसे रखना सही फैसला था? खैर, तान्या आधिकारिक तौर पर कंपनी की वकील बन गईं। सर, मेरा वर्कस्टेशन कहाँ है? तान्या ने पूछा। आरव हक्का बक्का रह गया। उसने तो बस फंड ठिकाने लगाने के लिए उसे रखा था, ऑफिस की जगह के बारे में सोचा ही नहीं था। अभी फैक्ट्री में कोई खाली जगह नहीं थी। तान्या जी, फिलहाल ऑफिस में जगह कम है, क्या आप कुछ समय के लिए वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं? घबराए मत, आपको घर से काम करने के लिए अलग से फूड और हाउसिंग अलाउंस भत्ता मिलेगा। तान्या को ये बॉस बहुत अजीब लगा। लाखों की सैलरी देकर घर बैठने को कह रहा है। आमतौर पर बॉस कर्मचारी का खून चूस लेते हैं और यहाँ आरव उसे कोई काम ही नहीं दे रहा था। सर, कुछ तो काम होगा, रिस्क असेसमेंट या कुछ और। आरव ने सोचा कि अगर कुछ काम नहीं दिया तो सिस्टम इसे आलस मानकर सजा दे सकता है। ठीक है, एक काम कीजिए, हमारे कई कर्मचारी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आप अगले कुछ दिनों में उनके लिए एक कानूनी जागरूकता क्लास, लीगल एजुकेशन तैयार कीजिए ताकि वे नियमों को बेहतर समझ सकें। कानूनी शिक्षा, समझ गई सर, मैं जल्द ही सामग्री तैयार कर लूँगी। कैंटीन और स्मार्ट दरवाज़ा। कंपनी की आलीशान कैंटीन में। रामू चाचा, कैसा लगा ये स्मार्ट दरवाज़ा? अब सिर्फ कंपनी के आईडी कार्ड वाले ही अंदर आ पाएंगे। मैं इसे समय समय पर अपडेट करता रहूंगा ताकि कोई पुराना कार्ड भी न चले, आदित्य ने गर्व से पूछा। भाई, तूने तो कमाल कर दिया। जब से ये दरवाज़ा लगा है, दूसरी फैक्ट्रियों के बिन बुलाए मेहमानों का आना बंद हो गया है। रामू चाचा ने राहत की सांस ली। पहले दूसरी फैक्ट्रियों के लोग चुपके से कैंटीन में घुस आते थे। खाना खाने तक तो ठीक था, पर वे ऊपर के लाउंज में जाकर बदतमीजी करते थे। सिगरेट के टुकड़े यहाँ वहाँ फेंकना, पूल टेबल की गेंदें चुरा लेना और टेबल टेनिस के बैट तोड़ देना आम हो गया था। एक दिन तो एक गेंद गायब थी और बैट का कोना ऐसे टूटा था जैसे किसी ने उससे पत्थर फोड़ा हो। आरव सर का स्वभाव अच्छा था, उन्होंने आदित्य को सब नया लाने को कह दिया, पर रामू चाचा को बहुत बुरा लगा था। अब स्मार्ट दरवाजे की वजह से वे चैन में थे। चाचा, आरव सर महान हैं। ये दरवाज़ा बहुत महंगा था, पर उन्होंने एक बार में ही हाँ कह दिया, आदित्य ने प्रशंसा की। हाँ, आरव सर हर मामले में नंबर 1 है, बस सुबह की एक्सरसाइज बहुत दर्दनाक है। इन कुछ दिनों में मेरा 5 किलो वजन कम हो गया है, रामू चाचा ने शिकायत की, फिर अचानक गंभीर होकर बोले, पर आदित्य, कैंटीन में अभी भी एक समस्या है जिसे सुलझाना होगा। क्या समस्या? आदित्य की आंखें चमक उठीं। उसे तो बस नए खर्चे और काम ढूंढने का बहाना चाहिए था। रामू चाचा ने कैंटीन में ऐसी कौन सी समस्या देखी? और क्या तान्या की लीगल क्लास आरव के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करेगी? अध्याय 40, लंच बॉक्स की बिक्री और अचानक मिला भाग्य।
आदित्य का काम आजकल काफ़ी आसान हो गया था। वर्कशॉप के लिए कच्चा माल मंगवाना अब एक रूटीन बन चुका था और कैंटीन का जिम्मा तो और भी सरल था। आन्या की पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हुए आंटी डोंग ने एक मेन्यू तैयार किया था, जिसके हिसाब से रामू चाचा सामान मंगवा लेते थे। आदित्य के पास अब रिपोर्ट बनाने के अलावा कोई खास काम नहीं था। ऐसे में जब रामू चाचा ने कैंटीन की एक समस्या का जिक्र किया तो आदित्य के कान खड़े हो गए। दिक्कत यह है, आदित्य की आरव सर को डर रहता है कि कहीं कोई कर्मचारी भूखा न रह जाए, इसलिए वे मुझे ज़रूरत से ज़्यादा खाना बनाने को कहते हैं। रामू चाचा ने आह भरी। मैं ज़्यादा बनाता हूँ तो हर रोज ढेर सारा खाना बच जाता है। अगर कम करूँ तो कम पड़ने का डर रहता है। खाना बर्बाद होते देख मेरा दिल दुखता है, आखिर ये अन्न है। आदित्य ने अपनी ठुड्डी सहलाई। बर्बादी तो वाकई बुरी बात है, पर खाना कम बनाना भी विकल्प नहीं था। फिर क्या किया जाए? अचानक आदित्य की आंखों में चमक आ गई। मेरे पास एक आइडिया है। हम बचे हुए खाने को बेच सकते हैं। बेचेंगे? कैसे? रामू चाचा हैरान रह गए। देखो चाचा, इंडस्ट्रियल पार्क के बाहर लंच और डिनर के समय कई फूड ट्रक खड़े होते हैं। वे 13 रुपये में 2 सब्जी और एक दाल वाला घटिया लंच बॉक्स बेचते हैं, जिसमें खाना बहुत कम होता है। हम डिस्पोजेबल लंच बॉक्स खरीदेंगे और अपने शानदार खाने के पैकेट बनाएंगे। 2 बयार डिश और चावल का पैकेट सिर्फ 15 रुपये में। 15 रुपये? बाहर जब 13 में मिल रहा है तो कोई हमारा 15 वाला क्यों लेगा? रामू चाचा ने शंका जताई। आदित्य हंसा। चाचा, आपके हाथ का स्वाद किसी 5 स्टार शेफ से कम नहीं है। बाहर का खाना तेल मसाले वाला और बेकार होता है। हमारे यहाँ हर डिश में मीट होता है और मात्रा भी ज़्यादा होगी। और सबसे बड़ी बात, हमारी फैक्ट्री की छुट्टी बाकी फैक्ट्रियों से पहले होती है। जब तक हमारे लोग खाना खाकर फ्री होंगे, बाहर वालों की छुट्टी तब होगी। हम आराम से बचे हुए खाने को पैक कर सकते हैं। अगर नहीं बिका तो भी कोई नुकसान नहीं, आखिर वो फेंकने ही वाला था। रामू चाचा को बात जंच गई। आदित्य बिना देर किए लंच बॉक्स खरीदने बाजार की तरफ भाग खड़ा हुआ। गुरु चेला और गिफ्ट की राजनीति। उधर आर्यन और उसके 2 साथी एक ऑफिस बिल्डिंग के सामने खड़े थे। उनके हाथों में कुछ शानदार गिफ्ट बॉक्स थे। यही है स्नोवी स्काई गेम्स, स्नो स्काई गेम्स, आरव सर की दूसरी कंपनी, आर्यन ने अपने साथियों से कहा और अंदर दाखिल हो गया। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें रोककर पूछा, आप किससे मिलना चाहते हैं? हम चांगफेंग क्लॉथिंग फैक्ट्री से आए हैं और डायरेक्टर विवेक सर से मिलना चाहते हैं। चांगफेंग का नाम सुनते ही रिसेप्शनिस्ट सतर्क हो गई। उसे पता था कि विवेक सर खुद वहीं से आए हैं। उसने तुरंत कॉल किया। कुछ देर बाद वह वापस आए। माफ़ कीजिएगा, सर केबिन में नहीं हैं। वे शायद वर्किंग एरिया में कर्मचारियों के साथ हैं, मैं उन्हें बुला लाती हूँ। विवेक सचमुच एक कर्मचारी के पास बैठकर कुछ नोट्स ले रहा था। जब उसे पता चला कि आर्यन आया है तो वह समझ गया कि मामला बिजनेस का है। जब वे विवेक के केबिन में पहुंचे तो आर्यन ने फौरन चाय के महंगे डिब्बे मेज पर रख दिए। गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि आपको क्या पसंद है, इसलिए बस ये चाय ले आया। आप चख कर देखिएगा। विवेक कुर्सी पर आराम से बैठ गया और मुस्कुरा कर बोला, बड़े तेज हो गए हो। कुछ ही दिन सल्स में क्या रहे, ये तोहफे देने वाला पैंतरा बड़ी जल्दी सीख लिया। आर्यन ने दांत निकालते हुए कहा, सब आपकी ही कृपा है गुरुजी। छोड़ो ये मक्खनबाजी, मैंने तुम्हें ज़्यादा दिन नहीं सिखाया है, इसलिए गुरु का क्रेडिट मुझे मत दो। ये बताओ, आज यहाँ आने का असली मकसद क्या है? विवेक ने मुद्दे की बात छेड़ी। गुरु एक दिन का हो या पूरी उम्र का, वह पिता समान ही होता है ना? आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पर विवेक के गंभीर चेहरे को देखकर वह फौरन संभल गया। गुरुजी, मेरे साथ ये 2 नए सल्स प्रतिनिधि भी हैं। हम सब अभी कच्चे खिलाड़ी हैं। हम यहाँ आपसे सल्स के गुर सीखने और आपका मार्गदर्शन लेने आए हैं। विवेक ने उन्हें बैठने का इशारा किया। अनुभव बस बहुत भाग दौड़ करने, मेहनत करने और रिजेक्शन से न डरने का नाम है। अपनी खाल मोटी कर लो, समय के साथ सब सीख जाओगे। लेकिन मैं चाहे कितना भी ज्ञान दे दूं, तुम्हें तुरंत ऑर्डर नहीं मिलने वाले। विवेक का गला सूखा था। चतुर आर्यन ने तुरंत खाली कप उठाया, वाटर डिस्पेंसर से पानी भरा और सम्मान के साथ वापस लाया। पानी पीकर विवेक मुस्कुराया। पुराने सेल्समैन इतने ताकतवर क्यों होते हैं? एक अनुभव और दूसरा कस्टमर बेस। सालों की मेहनत से उनके पास ग्राहकों की लंबी लिस्ट होती है। अब जबकि मैं यहाँ डायरेक्टर बन गया हूँ, पता नहीं दोबारा सेल्स में जाऊँगा या नहीं। इसलिए मैं अपने कुछ पुराने ग्राहकों की लिस्ट तुम्हें दे रहा हूँ। अगर तुम थोड़ी मेहनत करोगे तो ऑर्डर मिलना तय है। धन्यवाद गुरुजी। आर्यन की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि चाय के डिब्बे के बदले उसे इतना बड़ा खजाना क्लाइंट लिस्ट मिल जाएगा। गेम में किस्मत का खेल। आर्यन के जाने के बाद विवेक ने एक गिफ्ट बॉक्स उठाया और मैनेजर आकाश के केबिन में पहुंचा। आकाश, ये लो अच्छी चाय। मेरे पुराने चेले देकर गए हैं, तुम भी चखो। तभी निखिल घबराया हुआ अंदर आया। सर, एक अजीब रिपोर्ट है।
तियानलोंग गेम के बैकएंड डेटा में अचानक बदलाव आया है। ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या बढ़ रही है और रेवेन्यू कमाई भी बढ़ रही है। आकाश हैरान था, अचानक कैसे? यही तो अजीब है सर। 90% कमाई मेंबरशिप से आ रही है, पर ये लोग मेंबर लेवल 3 पर पहुंचते ही रुक जाते हैं, निखिल ने डेटा दिखाते हुए कहा। विवेक, जो गेम ज़्यादा नहीं समझता था, उसने पूछा, क्या लेवल 3 पर कोई खास इनाम मिलता है? निखिल ने सिर हिलाया। नहीं सर, मामूली इनामों के अलावा बस एक लक भाग्य एक वाली अंगूठी मिलती है। गेमिंग की दुनिया में एक भाग्य का असर ना के बराबर होता है। आकाश सोच में पड़ गया। आखिर ये लोग एक मामूली अंगूठी के लिए पैसे क्यों लुटा रहे हैं? उसे क्या पता था कि ये सब हर्षित के इशारे पर हो रहा है, जो ड्रॉप रेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। आरव का खर्च मीटर। उधर आरव ने गेम बंद किया। आज उसे जंगल में शिकार करने के लिए बहुत सारे खिलाड़ी मिले, जिन्हें मारकर उसे बड़ा सुकून मिला। उसने अपना सिस्टम पैनल चेक किया। फंड अब 40 लाख के आसपास था। तान्या की सैलरी कटने के बाद करीब 30 लाख बचेंगे। अगले महीने की सैलरी और टैक्स के लिए 10 लाख छोड़ दूं तो मुझे बस 20 लाख और ठिकाने लगाने हैं। इस महीने के अंत में होने वाली स्पोर्ट्स मीट इसमें मेरी मदद करेगी। 40 दिन बचे हैं, पैसा उड़ाना तो बहुत आसान है। आरव अपनी जीत को लेकर आश्वस्त था। लंच बॉक्स मिशन शुरू। शाम के वक्त कंपनी कैंटीन में आदित्य रसोई में गया। रामू चाचा, तैयारी कैसी है? रामू चाचा ने 2 बड़े गत्ते के डिब्बे दिखाए। तुम्हारी फरमाइश पर 32 बॉक्स सब्जी मीट और 38 बॉक्स चावल पैक कर दिए हैं। बाईं तरफ चावल हैं, दाईं तरफ डिश। आदित्य ने एक बॉक्स खोलकर चेक किया। खुशबू लाजवाब थी। परफेक्ट, मैं इन्हें गेट पर लेकर जा रहा हूँ। मैं मदद करूँ? रामू चाचा ने पूछा। नहीं चाचा, मैंने वर्कशॉप वाली ट्रॉली ले ली है। आज तो बस शुरुआत है। एक बार लोगों को चस्का लग गया तो वे खुद कैंटीन की खिड़की पर लाइन लगाएंगे। आदित्य आत्मविश्वास के साथ ट्रॉली खींचते हुए इंडस्ट्रियल पार्क के मुख्य गेट की ओर बढ़ गया। क्या आदित्य के 15 रुपये वाले लंच बॉक्स इंडस्ट्रियल पार्क में तहलका मचा देंगे? और क्या 1 लाख वाली अंगूठी गेम में हर्षित की किस्मत बदल पाएगी?